So when you said ex-officer cadet, so what does exactly mean? So basically, a cadet who has done some sort of training in military academies like NDA, OTA, IMA, or all other academies in India, and he gets boarded out due to some reasons, or he withdraw due to And what was the reason? there he faced many like mental problems. So उससे मतलब वो कॉप अप नहीं कर पाया वहाँ पे ट्रेनिंग से. बोर्डिंग आउट एज वी नो इनिशियली तो उसमें कोई मेडिकल कंपनसेशन या मेडिकल हेल्प नहीं मिलती थी. टेल दी कैंडिडेट की वो एग्जैक्टली कितनी है एंड बेसिकली सर एज यू मैंशन पहले तो कोई भी हेल्प नहीं होती थी. लाइक इफ अ कैडेट इज बोर्डेड आउट तो उसका कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, नॉट फाइनेंशियली, मेडिकली, मेंटली. नमस्कार, सभी का स्वागत है अल्फा रेजिमेंट पॉडकास्ट में. यह पॉडकास्ट खास तौर पर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए बनाया गया है ताकि वे अलग अलग करियर ऑप्शंस को अच्छे से समझ सकें. यहाँ हम सिर्फ करियर की चमक नहीं बल्कि उसकी रियलिटी, अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस और ग्रोथ के बारे में भी बात करते हैं. और आप एजुकेशन, करियर्स और स्टूडेंट ग्रोथ से जुड़ी मीनिंगफुल डिस्कशंस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. तो आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट मौजूद हैं, योगेश शर्मा. योगेश शर्मा एक एक्स OTA कैडेट हैं. उन्होंने लगभग 3 साल तक अकेडमी में ट्रेनिंग की, लेकिन बाद में उन्हें अकेडमी से बोर्डेड आउट कर दिया गया. इस पॉडकास्ट में हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसके बारे में कई डिफेंस एस्पिरेंट्स सुनते तो हैं, लेकिन उसे सही तरीके से समझ बहुत कम लोग पाते हैं. बोर्डिंग आउट. वेलकम योगेश, कैसे हैं? गुड सर. आई फील दैट देयर आर टू वे ऑफ नोइंग समवन. वन इज़ कि हम उसके बचपन से स्टार्ट करें एंड देन रिच टू द पॉइंट वेयर दे आर राइट नाउ. एंड सेकंड इज़ कि उनकी आज की पोजीशन से स्टार्ट करके वी गो बैकवर्ड, राइट? सो विद योर कंसेंट आई विल ट्राई टू गो फॉर अ सेकंड. वी विल अंडरस्टैंड वेयर यू आर राइट नाउ and from where you started. Yes sir. Okay. So basically sir, I am Yogesh Sharma. I hail from Jhunjhunu, Rajasthan, but currently living in Jaipur from past 8 to 10 years. And currently I've been like studying in Jaipur and done my schooling from Jaipur only. But starting like talking about my previous life and other things what I've done in past. So basically I'm an ex-officer cadet and I've done more than 3 years of training in Officers Training Academy and Cadets Training Wing College of Military Engineering. So sir, it's been a great journey, and before that I've been a student, and before that I've been a normal child living with my parents in Fauji background and Kents. So sir, this is the So when you said ex-officer cadet, so what does exactly mean in a layman's language? Let's say कोई candidate है जो new है, उसको idea नहीं है what it means. so basically a cadet who has done some sort of training in military academies like NDA, OTA, IMA, or all other academies in India, and he gets boarded out due to some reasons, or he withdraw due to some personal reasons maybe. So he gets the tag of ex-officer cadet. Okay. So what is a boarded out? So basically boarded out means when you are not willing to get out of the academy, but due to some reasons, like there are some SOPs in military terms जिसके बेसिस पे आपको अकेडमी से वॉलेंटरली नहीं, मतलब आपके चॉइसेस के खिलाफ आपको बाहर निकाल दिया जाता है. तो देयर आर सम रीजंस जिनकी वजह से आप बोर्ड आउट होते हैं, एंड देयर आर सम रीजन जिसकी वजह से आप खुद को विड्रॉ कर सकते हैं. सो बेसिकली वो रीजंस मेडिकल ही होते हैं या फिर कुछ और भी हो सकते हैं? बिल्कुल सर, लाइक फॉर गेटिंग बोर्डेड आउट देयर आर मल्टीपल रीजंस इन अकेडमी, और ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता है. लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक मोस्ट फेमस दैट वी हैव हर्ड, क्योंकि ज़्यादातर जो कैडेट्स रहते हैं, ऑफिसर कैडेट्स रहते हैं, वो मेडिकल इश्यूज़ की वजह से बोर्ड आउट होते हैं. एंड देर आर अदर रीजंस ऑल्सो, लाइक ऑन डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स यू कैन गेट बोर्ड आउट on basis of your OL cues. Like if you lack in training in somewhere in the OL cues and the officer decides that you are not capable even after getting selected for the SSB and for armed forces, then also you can get boarded out. On if you are weak in PT, if you are failing in multiple physical tasks again and again, then also you can get boarded out. If you are weak in academics and failing in academics again and again, then also you can get boarded out. So there are multiple reasons. Okay. I know one ex-officer cadet from Air Force. तो ही वॉज फॉर द फ्लाइंग. तो वो बोर्डेड आउट हुए थे फॉर द रीज़न कि उनके जो टारगेट को लॉक करने की एक्यूरेसी थी
या फिर अपने सिमुलेशंस पे वो फर्स्ट टर्म में ही आउट हो गए थे फ्रॉम एफ एकेडमी, और क्योंकि वो उनकी उस चीज़ में एक्यूरेसी वो आ ही नहीं पा रही थी जो चाहिए, राइट। सो जनरली एक रेशियो क्या रहता है, लेट्स से 100 में से कितने कैंडिडेट ऑन एन एवरेज ईयर ऑन ईयर बोर्डेड आउट होते हैं? Sir, earlier it used to be very less, but nowadays it's, I don't know why, but the ratio is increasing with time. Like earlier, if you will see, to 100 में से rarely one odd cadet would get boarded out. But now it's around, like I will talk about a single course. Like in my course only, TS47, around 3 to 4 cadets got boarded out, and the strength of course was around 70. So that's the ratio. It's only in base like TS entry. इट्स लाइक दिस, बट जब आप एनडीए वगैरह में जाओगे तो वहाँ पे स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब मैं एमएच में था, इन एमएच खड़क वासला देर, तो देर यूज टू बी कैडेट्स ऑफ एनडीए ऑल्सो, और सीएम इज़ इन पुणे, तो वहाँ पे वो कैडेट्स भी रहते थे। तो आई यूज टू सी कि जो एनडीए वाले कैडेट्स हैं उनकी रेशियो बहुत ज़्यादा रहती है, और बहुत ज़्यादा रेशियो पे लोग बोर्डेड आउट होते हैं। जब आपके बैच में से 4-5 जो आप कैडेट बता रहे हैं, सारे मेडिकल टर्म्स पे थे या कुछ एजुकेशन या और कारण वन से वॉज भी थे? सर वॉलेंटियर विड्रॉल एंड अदर्स वर मेडिकल बेसिस। मेडिकल बेसिस। एंड व्हाट वाज द रीज़न जो उन्होंने पर्सनल बेसिस पे बोर्ड आउट करने का डिसीजन लिया था? लाइक बेसिकली ही डिड 1 ईयर ऑफ बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग इन ओटीए गया, बट जब वो CTW गया तो देयर ही फेस मैनी लाइक मेंटल प्रॉब्लम्स, उससे मतलब वो कॉप अप नहीं कर पाया वहाँ पे ट्रेनिंग से, एंड देयर वाज हिज एम कि उसको फ्लाइंग में करना था, बट लाइक ही डिडंट गॉट सेलेक्टेड फॉर फ्लाइंग, तो ऐसा सीन था। बट उसने बाद में सोचा कि यार लाइक ही वांट टू परस्यू, उसने देखा कि ये लाइफ मुझे नहीं चाहिए, मे बी लाइक बाद में रियलाइज़ होता है लोगों को, तो उसको बहुत लेट रियलाइज़ हुआ आई गेस, बट लेट रियलाइज़ होने के बाद भी ही वॉलेंटरली फिल्ड द विड्रॉल, और उसके बाद में वो बाहर गया, एंड नाउ ही इज़ परसुइंग फ्लाइंग लाइक प्राइवेट में। ओके, सो बोर्डिंग आउट एज वी नो इनिशियली तो उसमें कोई मेडिकल कंपनसेशन या मेडिकल हेल्प नहीं मिलती थी, बट सिंस आर सुप्रीम कोर्ट हैव इंटरवीन इन बाय दिस सुओ मोटो, तो आई थिंक उसके बाद में कुछ मेडिकल हेल्प मिलती है, राइट। सो टेल दी कैंडिडेट कि वो एग्जैक्टली कितनी है, एंड एज अ बोर्डेड आउट कैंडिडेट व्हाट यू फील इज़ दैट इनफ और इट शुड बी कंसिडर अगेन बाय द गवर्नमेंट? सो बेसिकली सर, एज यू मैंशन, पहले तो कोई भी हेल्प नहीं होती थी, लाइक इफ़ अ कैडेट इज़ बोर्डेड आउट तो उसका कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, नॉट फाइनेंशियली, मेडिकली, मेंटली, तो उसको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी उस सिचुएशन में। बट राइट नाउ, बट अगर हम देखते हैं तो देयर हैव बीन सम इनिशिएटिव्स टेकन नाउ, और वो ऐसा है कि आपको ECHS की फैसिलिटी मिलती है, लाइक वट एवर इंजरी और वट एवर मेडिकल इशू आर हैविंग, उसकी ट्रीटमेंट आप बाहर करा सकते हैं टिल द टाइम यू गेट रिकवर्ड, फुली रिकवर्ड। और उसके बाद में टॉकिंग अबाउट मॉनेटरी और फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में, तो उसमें इट्स लाइक डिपेंड्स अपॉन योर डिसेबिलिटी कि आपको कितनी इंजरी हुई है, फिर कितना डैमेज पहुंचा आपको ड्यूरिंग ट्रेनिंग, तो उसके बेसिस पे दे प्रोवाइड यू। बट इन माई पॉइंट ऑफ व्यू दैट कि फाइनेंशियल से ज़्यादा लाइक एक फाइनेंशियल हेल्प इंसान को देना और मेडिकल हेल्प देना, दैट इज़ ओके, बट आई थिंक देयर शुड बी सम मेंटल हेल्प। लाइक एक इंसान जब बाहर होता है तो लाइक इट्स टोटली शेटर्ड, उसके पास कुछ भी नहीं होता, कि लाइक इन माई केस इफ आई हैव डन 3 years ऑफ ट्रेनिंग, मैंने 3 साल पूरा फौज को दिया है अपना, एंड देयर वाज आई वेंट एज अ चाइल्ड, मैं सिर्फ 18 साल का था तब मैं अकेडमी गया, आई डिडंट डू एनी ग्रेजुएशन और नथिंग, आई वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन इंडियन आर्मी कि वो लोग मुझे कराएंगे। बट इन बिटवीन लाइक इफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन्स, तो लाइक वी आर स्टक इन बिटवीन, और हमें मतलब ऐसे कोई फ्यूचर बिल्कुल बिखर जाता है सामने, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आता कि आगे क्या होगा। तो उस तरीके से अगर सर ऐसा ना हो कि लाइक कि पूरा ही ऐसा कुछ दो, बट आई वुड सजेस्ट कि एक एक्स कैडेट या फिर एक ऐसा एक्स सर्विसमैन का कुछ कोटा हो, लाइक अदर जॉब्स में उन्हें एज रिलैक्सेशन मिलता है? फॉर एग्जांपल यू अप्लाई फॉर अनदर गवर्नमेंट जॉब नाउ, तो वो 3 year जो आपने आर्मी को दिए कोई कंसेशन नहीं है? यू विल बी ट्रीटेड एज लाइक नॉर्मल पर्सन, आपको कोई इन फैक्ट इफ़ यू कंप्लीट योर जॉब एंड रिटायर्ड एज अ एक्स सर्विसमैन, यस सर, तो आपको दोबारा जॉब लेने जाते हो वहाँ पे भी आपको एज में रिलैक्सेशन मिलता है, यस सर, राइट? और आपको पेंशन मिल रही है और सब कुछ, और यहाँ पे आप कैंडिडेट के साथ ऐसा कर रहे हो कि उसको एज रिलैक्सेशन भी नहीं मिल रहा है, यस सर, बिकॉज यू विल बी स्टार्टिंग योर ग्रेजुएशन फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ओनली, यस सर, राइट? और फिर उस हिसाब से आप जब आगे गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो यू विल बी ओवर एज और यू विल गेट वेरी लेस यस अटेम्प्ट। सर, द सेम थिंग इज़ विद मी, लाइक तो ये चीज़ मैं भी फेस कर रहा हूँ करेंटली। लाइक इट्स मी जिसने लाइक 3 years ऑफ ट्रेनिंग की है, लाइक आई हैव देयर बीन माई सीनियर्स
जो लाइक पीओपी से लाइक महीने भर पहले बोर्ड आउट हुए हैं, तो लाइक they have I given know 4 some years, person. 4.5 years of their life in those training days, और फिर उनके पास कुछ भी नहीं बचता, लाइक टोटली लाइक जीरो से भी नीचे आ जाते हैं वो. एब्सोल्युटली, कि एटलीस्ट मेंटली मोरल डाउन है, Yes, sir. राइट. एज आपने वहाँ पे लॉस्ट कर दी, आपको दोबारा जीरो से चीज़ें स्टार्ट करनी है. सो मैं जब इसके बारे में अच्छे से पढ़ रहा था तो आई वाज शॉक कि इसका जो लेट्स से कैंडिडेट को जो हेल्प देने की बात है या उनको फाइनेंशियल बेनिफिट देने की बात है, ये आर्मी की तरफ से भी नहीं आया. सुप्रीम कोर्ट हैव टेकन कॉल ऑन दिस. सो ठीक है, आई इन फेवर ऑफ द आर्म फोर्सेस, मेरे फादर उसी में थे, आई फील अटैच टू इट. बट ये वाला एक चीज़ ऐसी है जहाँ पे मेरे को लगता है दैट आवर गवर्नमेंट शुड नीड टू लुक इन टू इट. और जैसे अभी आपने कहा कि ये बोर्डिंग आउट कैंडिडेट का नंबर बढ़ता भी जा रहा है. सो दैट इज़ अ व्हाट यू फील कि क्या रीज़न है? मेरे को जो लगता है मे बी वी आर नॉट दैट फिजिकली एक्टिव नाउ डेज इन दी स्कूल और समथिंग. और जब हम अकेडमीज में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत टफ हमें इन्वायरमेंट मिल रहा है, तो एकदम से बॉडी अडेप्ट नहीं कर पा रही है, या फिर कुछ और रीज़न है, या ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हो गए हैं? सर ऐसा कुछ नहीं कि ट्रेनिंग जो स्टैंडर्ड्स वो इम्प्रूव हुए हैं, ऐसा कुछ. लाइक इट्स टोटली सेम, जो आज से 50 साल पहले था वही सेम प्रोसीजर आज भी चलता आ रहा है इन ट्रेनिंग अकेडमीज में. देयर इज़ नथिंग चेंज और डिफरेंट, सेम चीज़ें. बट आई बिलीव लाइक इट्स वेरी लाइक अनफॉर्चुनेट थिंग कि लोग बोर्डेड आउट हो रहे हैं, और उसका रीज़न है कि ज़्यादातर जो मेडिकली बोर्डेड आउट होते हैं वो इंजरीज़ की वजह से होते हैं. एंड आई बिलीव कि व्हेन आई वाज इन अकेडमी, तो जो एक मेंटल प्रेशर होता है ना, लाइक आपको कोई फोर्स नहीं करेगा इंजरी के लिए या फिर कोई ऐसे इस चीज़ के लिए, बट वहाँ एक माहौल, एक हाइप ऐसी बनाई जाती है जब कि लोग इंसान को अपना जो खुद को है, अपनी लिमिट्स को अपने से ज़्यादा पुश करता है. मतलब जैसे हम मेरे में अगर कैपेसिटी 100 की है तो दे विल बूस्ट यू एंड हाइप यू कि आप 200% दो अपना. तो उस चक्करों में क्या होता है कि उस जोश में अपनी कंपनी के लिए, प्लेटून के लिए, और उस जोश के चक्कर में वो अपनी हेल्थ पे ध्यान देना भूल जाते हैं. तो आई थिंक कि वहाँ पे कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए, देयर शुड बी सम करिकुलम, या फिर उस पर मतलब देयर शुड बी गाइडेंस. ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते हैं, दे वुड जस्ट से कि आपको अपने लिमिट्स में ही करना है, इतना नहीं करना, पुश नहीं करना. बट आपके जो सीनियर्स होंगे, आपके जूनियर्स आपको देख लें, देर इज़ अ लाइक वैसा माहौल बन जाता है वहाँ पे कि आप चाह के भी अंडर परफॉर्म नहीं करना चाहते हो, आपको अच्छा ही परफॉर्म करना पड़ेगा. और उस ओवर परफॉर्मेंस के चक्कर में आपको इंजरीज होती हैं. लाइक मोस्ट ऑफ द इंजरीज आर ड्यूरिंग द क्रॉस कंट्री. और क्रॉस कंट्री में क्या होता है कि लोग नॉर्मल भागने वाला, इन सब की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है कि कोई धीरे भागता है, कोई तेज़ भागता है. एंड वाइल प्रैक्टिसिंग क्रॉस कंट्री, मैंने ज़्यादातर जो इंजरीज देखी हो क्रॉस कंट्री में होती है, शिन पेन हो गया, स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया, देन टीयर्स हो गए, या फिर अदर रिलेटेड टू लेग्स एंड ऑल. तो ये सारी क्रॉस कंट्री में होती है, और उसमें होता किस लिए? क्योंकि आपको अपनी कंपनी को जिताना होता है, यू हैव टू कम ऑन दी फर्स्ट पोजीशन. तो चाह के भी इंसान नहीं कर सकता. बट आई थिंक सिन पेन की तो वहाँ पे बात भी नहीं होती होगी, आई थिंक, है ना, कि फ्रैक्चर फिर भी थोड़ा बहुत हो सकता है वो कंसिडर करें. आई नो वन स्टूडेंट ऑनेस्ट पर्सनली, वो IMA में हुआ था उनका थ्रू CDS. और वहाँ पे उनको थोड़ी इंजरी हुई, सो दे कंसल्टेड डॉक्टर आउटसाइड. जब वो छुट्टी पे आए तो उन्होंने कहा कि ये रिकवर हो जाएगा, बट यू शुड टेक सम ब्रेक. यस सर. और थोड़ा सा उनका माइंड भी वहाँ से डाइवर्ट हुआ. ही केम बैक एक दिन के लिए, और जब घर पे आए उन्होंने रियलाइज़ करा यार दोबारा से पता नहीं SSB होगा नहीं होगा, दोबारा से रिकमेंडेशन होगा नहीं होगा, आई शुड गो बैक. और उनको एक्सेप्ट नहीं किया, राइट. सो ही वॉज बोर्डेड आउट just because he left academy without permission. विदाउट परमिशन. ही लेफ्ट फॉर 1 डे ओनली. एंड उसके बाद उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया. उन्होंने कहा सर आपकी टीम में काफ़ी सीनियर ऑफिसर हैं, इफ़ दे कैन टॉक. मैंने कहा यार ये चीज़ नहीं करेंगे आर्मी के फौजी, ये कभी नहीं Because he's करता है. lacking somewhere in his oil की यूज़ है ना, तो लैकिंग भी है, और एक वो पर्सनल फेवर नहीं करता है. मैं आई नो ऑफिसर्स पर्सनली जो बोर्ड प्रेसिडेंट हैं और फिर भी उनका बेटा कॉन्फ्रेंस आउट हो रहा है Yes, दूसरे बोर्ड से, तो वो उनको भी कह के नहीं कर रहे हैं कि माई ओन सन इज़ कमिंग देयर. सो दैट इज़ द इंटीग्रिटी ऑफ द आर्म फोर्सेस. yes sir. सो आई थिंक गवर्नमेंट शुड थिंक ऑन इट एंड आर फोर्सेज शुड थिंक ऑन इट. क्योंकि जो हमारी एक तरीके से इन्वायरमेंट था फैमिलीज़ का, उसके अकॉर्डिंग हो सकता है वो ट्रेनिंग 50 साल्स पहले बिल्कुल ठीक हो. अभी बच्चों का इन्वायरमेंट चेंज है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टडीज़ पे स्पेंड कर रहे हैं, तो उनकी ट्रेनिंग को भी थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, सो दैट आवर बोर्डिंग नंबर शुड ड्रॉप डाउन. yes sir. ओके, नेक्स्ट थिंग जो मैं आपसे जानना चाहूँगा वो SSB और आपके एकेडमीज़ में जो आपने टाइम स्पेंड किया उसके करिकुलम के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे. yes सबसे पहले तो आप बताइए कि किस एंट्री से आपका सिलेक्शन हुआ था, क्या आपकी रैंक थी,
और एकेडमी में आपका क्या करिकुलम था, कौन कौन से सब्जेक्ट थे, कौन सा कोर्स आप वहाँ पे कर रहे थे, और जनरली आपका डे रूटीन क्या रहता था? यस सर। तो स्टार्टिंग विद माई SSB जर्नी सर, तो मैंने अपना पहला अटैम्प्ट दिया था फॉर TS46। तो जिन लोगों को नहीं पता, TS इज़ बेसिकली टेक्निकल एंट्री स्कीम आफ्टर 12th क्लास है। इट्स अ परमानेंट कमीशन एंट्री, and after 12th I gave my first attempt for TS46 and I was conference out for that, like I went unprepared, कुछ भी प्रिपरेशन नहीं थी, बस मैं ऐसे चला गया था। बट एट दैट टाइम मैं जब कॉन्फ्रेंस आउट हुआ तो मुझे वो चीज़ हिट की कि यार नहीं, थोड़ा सीरियसनेस चाहिए और प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। देन आई रोट द एग्ज़ाम ऑफ NDA, एंड NDA मैंने 2-3 टाइम्स क्लियर किया हुआ है। तो माई सेकेंड SSB वॉज फॉर NDA 148। देन आई वेंट फॉर NDA 148 इन बेंगलोर एंड अगेन आई गॉट कॉन्फ्रेंस आउट। तो फिर लाइक एट दैट टाइम जब मैं सेकेंड टाइम गया, मैंने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की थी, बट फिर भी मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ तो फिर बहुत बुरा लगा मेरे को। बट आई वॉज कि चलो ठीक है, व्हेन देयर वुड बी सम फॉल्ट्स इन माई पर्सनैलिटी। तो उन चीज़ों को मैंने एनालाइज़ किया, कि देखा कि कहाँ मैं लैग कर रहा हूँ। तो मैंने देखा कि यार इंटरव्यू में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो उस चीज़ को मैंने सही किया कि क्या मुझे सही से करना चाहिए। तो उन सबको जब मैं सही करके गया इन माई थर्ड अटैम्प्ट, आई वेंट फॉर TS47 अगेन, है ना। और सर TS47 में ऐसा है कि TS एंट्री में अगर आपको पता हो तो इट्स लाइक वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट सेलेक्टेड, टू गेट स्क्रीन इन, टू बी मोर स्क्रीन इन ऑल्सो प्रिसाइज। सर। लाइक मेरे को याद है जब मैं पहला TS अपना 46 के लिए जब गया था, 376 की रिपोर्टिंग थी एंड ओनली 18 वर स्क्रीन इन। I 376 have में given TGC entry. That is also similar. So I know the experience. 18 वर्ष, मतलब आई वॉज हैप्पी कि मैं स्क्रीन इन हो गया उसमें। मैं बहुत खुश था कि चलो बिना प्रिपरेशन के अगर स्क्रीन इन भी हो रही है तो दैट इज़ वेरी लकी। तो आई वॉज लाइक एवरी टाइम आई वॉज स्क्रीनड इन, बट 2 times आई गॉट कॉन्फ्रेंस आउट। इन माई थर्ड अटैम्प्ट आई वेंट फॉर TS47 एंड दैट टाइम आई गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम SSB। देर आफ्टर मैं रिकमेंड हुआ, सब कुछ लाइक 90 वैकेंसीज रहती हैं अब, तो फिर भी वो लोग 90s फिल करने लग गए। बट ड्यूरिंग माई टाइम्स दे यूज टू बी एम्प्टी सीट्स इन TS एंट्री, बहुत कम जाते थे, 60-70। एंड मेरे को याद है मेरे टाइम पे 76 अराउंड लोग TS47 में सेलेक्ट हुए थे। उसमें से अराउंड 70 अकेडमी पहुंचे थे ड्यू टू मेडिकल एंड ऑल। और उसमें से मेरिट का चार तो कोई फिर सीन था ही नहीं मुझे, एंड आई वॉज फिट इन माई फर्स्ट गो। कोई मेरे को TR वगैरह नहीं मिला था, तो आई वॉज फिट। तो आई वॉज हैप्पी कि मैं अकेडमी जा रहा हूँ। आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, मैं थोड़ा रनिंग बना, फिजिकल थोड़ा हो गया, स्विमिंग हो गया, ये सब करने लग गया। एंड आई वेंट टू अकेडमी। तो मैं बेसिकली फर्स्ट डे वॉज एट OTA गया। पहले, अभी तो पैटर्न हैव बीन चेंज, आपको पता होगा, जैसे पहले इट यूज टू बी कि 1+3+1 मॉडल इन TS एंट्री। 1 year ऑफ ट्रेनिंग इन OTA गया, बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग। देन 3 years ऑफ ट्रेनिंग इन CTWs, MCT हो गया, CME हो गया, MCME हो गया। तो इधर 3 साल की पहले होती थी। देन वंस यू गेट कमीशन, और उसके बाद एक 1 year ऑफ पोस्ट कमीशनिंग ट्रेनिंग होती थी जस्ट टू कंप्लीट योर इंजीनियरिंग डिग्री, क्योंकि 4 साल की इंजीनियरिंग होती है। तो उसके बाद मैं वेंट टू OTA गया, और वहाँ जाके वही जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे तो बहुत हटके चीज़ें थी। मतलब बेसिकली जैसा सोचा था, जैसे मूवीज़ में देखते हैं कि ऐसा होगा, ये होगा, तो इट वॉज टोटली डिफरेंट। मतलब जाते ही समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी। आई नेवर शेव्ड इन माई लाइफ, तो मैं शेव भी नहीं कर पा रहा हूँ, कट्स लग रहे हैं, लाइक ऐसे बहुत छोटी छोटी दिक्कतें जो मैंने फेस की इनिशियली। और लाइक इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ मंथ, है ना। और OTA गया जो है बिहार में, तो वहाँ का टेम्परेचर भी बहुत ख़राब रहता है। वी वेंट इन जुलाई, आई गेस 15 और 16 जुलाई को हम गए थे। OTA इधर नु खराब है इस मामले में, चेन्नई भी हाँ, ऐसी चेन्नई भी सर ह्यूमिड है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। बिल्कुल। तो इन गया व्हेन आई वेंट देयर, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और उस टेम्परेचर के साथ कोप अप करना ही बहुत बड़ा चैलेंज था। ट्रेनिंग तो चल ही रही थी जो भी चल रही थी, तो बहुत इनिशियली बहुत चैलेंजेस फेस किए हमने। फिर धीरे धीरे आप चीज़ें सीखते हो। जो उस्ताद होते हैं, ड्रिल उस्ताद हो गए, ऑफिसर्स हो गए, आपके सीनियर्स हो गए, आपको छोटी छोटी बारीकी से चीज़ें सिखाते हैं। लाइक ऐसा नहीं होता, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान बाहर से कुछ सीख के जाता होगा। मैं तो बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे गया था, और मैंने मतलब जितनी चीज़ें सीखी हैं अकेडमीज़ में, मतलब मैं शायद अगर मैं सिविल में रहता तो मैं नहीं सीख पाता। लाइक छोटी से छोटी चीज़ मान लो, मतलब कि बटन सिलना हो गया, तो ऐसी मतलब बिल्कुल बेसिक चीज़ है कि कपड़े आयरन कैसे करते हैं, जूते कैसे पॉलिश करते हैं, तो लाइक रूम साफ़ कैसे रखते हैं, अपना रूम कैसे अरेंज रखते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने सीखी वहाँ से। और उसके बाद में सर OT में मैंने 1 साल निकाला। इट वाज वन ऑफ द बेस्ट 1 year ऑफ माय लाइफ OTA गया में। तो लाइक इट्स लाइक 6 months आप जूनियर रहते हो, 6 महीने आप सीनियर बन जाते हो। तो जूनियर में तो इट्स वेरी हेक्टिक, बहुत रगड़ा वगैरह मिल रहा है आपको, दिन भर पनिशमेंट एंड ऑल। और पर जैसे ही सीनियर बनते हो तो आपकी बहुत लविश लाइफ हो जाती है, मतलब नाउ यू आर सीनियर बॉस। तो सर ऐसा रहता है। तो दो 6 months तो लाइक लाइफ लॉन्ग मुझे याद रहने वाले हैं, जो मतलब मज़े की हैं। तो
लाइक रगड़ा वगैरह भी मिलता था बट आपको कोई कहने वाला नहीं था, यू वर फ्री। तो ऐसा सीन रहता है वो सीनियर्स। स्कूल्स में एक होता है ना कि अगर 4 दोस्त साथ में पनिशमेंट ले रहे हैं तो वो पनिशमेंट नहीं है, दैट इज़ अम्यूजमेंट। तो सेम चीज़ वहीं पे होती है। यस सर। आपने जैसे जिक्र किया कि टीईएस एंट्री का, सो मेरी भी मेमोरी रिकॉल हो रही है। मेरा फर्स्ट एसएसबी जो था वो टीजीसी एंट्री था और सुबह 6 बजे रिपोर्टिंग थी। इलाहाबाद था तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे मेरी ट्रेन लेट हो गई। मैं रात को वहाँ पे 1 बजे पहुँचा, तो फिर उस टाइम रूम मिलना नहीं था। आई वॉज इन द एमसी ऑफिस। तो मैंने एमसी ऑफिस में देखा 15-20 बच्चे हैं। अब मेरे को इतना एक्सपीरियंस था नहीं, मैं इतनों में तो सेलेक्ट हो ही जाएंगे। एंड वो भीड़ बढ़ती गई 6 बजे के करीब। एंड व्हेन द ऑफिसर केम टू कॉल अस, तो पूरा प्लेटफॉर्म ही उनके पीछे चल दिया। मैं सोच रहा था एमसीयू में कोई बैठा ही नहीं था, सब बाहर खड़े थे। और वो जब पूरे चला पूरा प्लेटफॉर्म, हमारे बैच में थे 670 बच्चे जिन्होंने रिपोर्ट किया था। मतलब जो ऑडिटोरियम है वहाँ पे अपने यस सर, आई हैव बीन टू इलाहाबाद। राइट, तो उसमें चेयर्स कम पड़ गई थी, बाहर से चेयर्स ला के स्क्रीन के पास में बैठाया था। एंड वी गॉट 35 स्क्रीन इन आउट ऑफ 600 670। सो ये रेशियो रहता है वहाँ पे। तो टीजी डायरेक्ट एंट्रीज में सब में ही यही है। आई ओपनली से कि जो रिटर्न एंट्रीज हैं अपनी, दे आर बेस्ट। और उनमें भी CDS एंड NDA। FCAT में भी थोड़ा सा है क्योंकि उसकी कट ऑफ वगैरह लो रहती है। ग्रेट। सो आपके सब्जेक्ट्स क्या थे? आप क्लासरूम में क्या पढ़ रहे थे, लेट्स से फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, जब क्योंकि आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे थे, राइट? यस सर। तो दैट वाज इन CTW, बट टॉकिंग अबाउट OTA, वहाँ पे तो बेसिकली आपकी मिलिट्री स्टडीज़ होती हैं पूरी। 1 साल आपको कोई बीटेक का एक्सपोजर नहीं होता। 1 साल आप पूरा BMT करते हो, बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग। तो उसमें आपकी पूरी फौज वाली पढ़ाई होती है। टैक्टिक्स हो गई आपकी, मिलिट्री हिस्ट्री हो गई, मिलिट्री अदर रिलेशंस हो गए, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गए। तो जो भी फौज से रिलेटेड पढ़ाई होती है, वेपन ट्रेनिंग हो गई, तो जितनी भी फौज से रिलेटेड चीज़ें सिखानी होती है वो 1 साल आप पढ़ते हो। उसके बाद जब मैं OTA से पास आउट हुआ वहाँ से, तो आई हैड 3 ऑप्शंस कि मेरे पास CTW MCT है मऊ में, वहाँ जाना है, या CTW CME है पुणे में, वहाँ जाना है, या फिर CTW MCME है सिकंदराबाद में, वहाँ पे जाना है। तो आई चोज CTW CME पुणे। ठीक है, तो पुणे में बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज़ देयर, और बाकी अदर 2 है उनमें अलग अलग इंजीनियरिंग है। तो बेसिकली जो MCT वाले लोग हैं वो सिग्नल्स में जाते हैं, MCME वाले EME में जाते हैं, और जो CME वाले रहते हैं वो इंजीनियर्स में जाते हैं। एंड कैडेट इज़ गिवन चॉइस कि आप कोई भी चूज़ कर सकते लाइक वी आर गिवन चॉइस बट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। लो 1 साल जो हमने परफॉर्म किया होता है तो उसके बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाता है। तो जो आपकी परफॉर्मेंस रहती है ड्यूरिंग 1 ईयर ऑफ OTA ट्रेनिंग, तो उसमें जो आपके एकेडमिक्स हो गए, फिजिकल ट्रेनिंग हो गई, स्पोर्ट्स हो गया, वेपन ट्रेनिंग, ड्रिल हो गई, आपकी OLQs हो गई, सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और उसके बेसिस पे आपको सर सेकेंड टर्म में अपॉइंटमेंट भी बनाया जाता है। जैसे आई वॉज अपॉइंटमेंट ट्वाइस। जब मैं सेकेंड टर्म में आया तो मैं 2 बार अपॉइंटमेंट बना था। वंस आई वॉज JEO जूनियर अंडर ऑफिसर, एंड सेकेंड आई वॉज CQMS कंपनी कैडेट क्वार्टर मास्टर। तो ये 2 अपॉइंटमेंट थी। तो उसके बेसिस पे जो आपकी मेरिट होती है उस पर आप अपनी प्रेफरेंस भरते हो कि मेरे को यहाँ जाना है, और फिर आपकी मेरिट के हिसाब से आपको वो अलॉट होती है। और किसकी मेरिट सबसे अबव जाती है, किस ट्रेड की? लेट्स से CS या सिविल मैकेनिकल, वो कैसे रहता है? डिपेंड सर, ज़्यादा ट्रेंड में तो CME रहता है क्योंकि पुणे है। तो पुणे जो सिटी है, लोग मतलब कैडेट में देखता हूँ कि वो इंजीनियरिंग को चूज़ नहीं करते हैं। उनको जगह चाहिए होती है, मतलब इतना रगड़ा वगैरह चल रहा है तो थोड़ी अच्छी जगह तो कम से कम जहाँ पे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो वेदर के हिसाब से भी देखा जाए तो CME इज़ रियली, पुणे इज़ रियली गुड। वहाँ पे ना गर्मी होती ना सर्दी होती है, इट्स वेरी गुड वेदर ऑलवेज। तो CME ज़्यादा ट्रेंड में रहता है। देन कम्स दी MCT मऊ में जो है, जहाँ पे अपना वॉर कॉलेज है, तो वहाँ पे है। और फिर देन कम्स दी MCME। तो ये ट्रेंड बेसिकली रहता है। ऐसे कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि, बाकी अपनी प्रेफरेंस और चॉइस पे डिपेंड करता है। ओके। और जब आपका बोर्डेड आउट हुए आप, तो आपके 4 सेमेस्टर हो चुके थे, राइट? यस सर। लाइक 2 साल 2 सेमेस्टर मेरे OTA में हो गए थे, 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग, एंड 4 सेमेस्टर लाइक 4 टर्म इन CTW CME। तो बेसिकली टोटल 6। ओके। और आपने सिविल इंजीनियरिंग ली थी तो क्या क्या सब्जेक्ट वहाँ पे थे, और कैसे क्लासरूम चलती थी? प्रैक्टिकल्स भी होते थे या फिर खाली मिलिट्री रहता था अपना? तो बेसिकली सर फौज में पढ़ाई काफ़ी अलग होती है सिविल से देखा जाए। दैट्स व्हाई आई वांटेड कि ऑडियंस को भी पता चले। यस सर। तो फौज की पढ़ाई बहुत डिफरेंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे हम बाहर देखते हैं वैसी पढ़ाई है। मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू बताऊंगा जो मैंने देखा है वहाँ पे। तो मतलब होता ये था कि लाइक टॉकिंग अबाउट CME, तो इट्स अ कॉलेज, लाइक नाम में उसके है कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग। तो वहाँ पे सिर्फ कैडेट्स नहीं है। CTW इट्स अ पार्ट ऑफ CME। CME बहुत बड़ा है, लाइक बहुत बड़ा कैंपस है। और उसमें आपके जो अदर ऑफिसर्स होते हैं NDA वगैरह से पास आउट होते हैं, लाइक
बहुत सारे अलग अलग आर्म्स के, अलग एंट्रीज़ के सभी लोग आते हैं टू कम्प्लीट देयर बीटेक एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें एमटेक हो गई, ये सारी चीज़ें सीएबी में होती हैं, एंड CTW इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, लाइक इट्स अ विंग इन CME। ऐसे बहुत सारे विंग्स हैं। तो CTW में जो कैडेट्स ट्रेनिंग कर रहे होते थे उनके पास 2 ही ऑप्शंस होते थे, इधर सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और ये अपने थर्ड ईयर में, जो थर्ड सेमेस्टर में उनको प्रेफरेंस मिलती थी। तो बेसिकली स्टार्टिंग के 3 सेमेस्टर्स तो इट्स टोटली सेम फॉर एवरीवन। वही लाइक पढ़ाई तो सेम ही होती है। आप मतलब इंजीनियरिंग में हम बाहर भी देखते हैं तो वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड ये सब। फर्स्ट ईयर इज सेम फॉर ऑल द ट्रेड्स। तो यही था। तो फर्स्ट ईयर में बेसिकली सबके सब्जेक्ट सेम रहते हैं। इन थर्ड सेमेस्टर यू फिल योर प्रेफरेंस कि आपको मैकेनिकल चाहिए या सिविल चाहिए। बट उसमें भी ये रहता है कि एज इट इज़ इंजीनियरिंग पे ज़्यादा फोकस है, सिविल इंजीनियरिंग पे। तो जो सिविल वाले बच्चे रहते हैं उनका रेशियो बहुत ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू दी मैकेनिकल। तो उधर भी सीट्स रहती हैं, हर किसी को अपनी चॉइस नहीं मिल सकती। उसमें ही मेरिट के बेसिस पे वो सारा कुछ होता है। तो लाइक अराउंड एक बैच है जिसमें अगर 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 कैडेट्स हैं, तो 30 में से अराउंड 24-25 विल गो टू सिविल एंड 5 to 6 विल गो टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग। क्योंकि मेन फोकस है उनका, जैसे TS एंट्री से जो पास आउट होते हैं, जो CME से पास आउट होंगे, उसमें से 60% लोग इंजीनियर्स रेजिमेंट में जाएंगे और 40% विल गो टू अदर आर्म्स। तो अगर सारे ही मैकेनिकल चूज़ कर लेंगे तो फिर सिविल इंजीनियरिंग वाले तो बचेंगे नहीं कोई, तो इसलिए। और सर पढ़ाई की बात की जाए तो मतलब बेसिकली इंजीनियरिंग तो मतलब की है पढ़ाई, ऐसी बात नहीं है, बट वो सिर्फ एग्जाम्स टाइम पे होती थी टू बी ऑनेस्ट। मतलब क्लास अच्छे से होती है, टीचर्स आर रियली गुड, सिविल्स इंस्ट्रक्टर्स रहते हैं, आपको बहुत अच्छे अच्छे हाई प्रोफाइल टीचर्स मिलते हैं जो काफ़ी क्वालिफाइड होते हैं और काफ़ी एक्सपीरियंसड होते हैं। तो फौज उस चीज़ में तो कंजूसी करती नहीं है, पर कंजूसी कैडेट कर देते हैं सर वहाँ पे। वो मतलब जैसे हम, मेरे को याद है आज भी, बहुत रेयरली मैंने कोई क्लास अटेंड की होगी ड्यूरिंग द एकेडमिक्स टाइम। तो मोस्ट ऑफ द कैडेट्स यूज टू स्लीप, क्योंकि रात भर जगना होता था। ये मेरे को ड्रॉबैक भी लगता है, बट कुछ कर नहीं सकते हैं सर इसका, ये चलता आ रहा है पिछले 60 नहीं, साल वैसे से। भी अगर आप बाहर से भी बीटेक कर रहे हो और आपने रेगुलरली पढ़ाई की है तो इंजीनियर नहीं बन पाओगे आप। बिकॉज जो इंजीनियर का, हमारे सर थे एक, वो कहते थे इंजीनियर का सबसे बड़ा जो टूल रहता है दैट इज़ जुगाड़, है ना। यस सर, तो अगर आप प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो चीज़ों को तो जुगाड़ नहीं सीखोगे आप। यस सर, ठीक है, वो सेम ही है दोनों तरफ। तो जैसे सिविल इंजीनियरिंग में, जैसे अभी आपने थोड़ा बहुत कंपैरिजन किया हो बाहर आके, कि जो यहाँ पे सब्जेक्ट रहते हैं सेम सब्जेक्ट रहते हैं यस सर, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। कहाँ से डिग्री मिलती है, यूनिवर्सिटी कौन सी होती है? JNU से, जवाहरलाल नेहरू JNU से। ओके, इसमें भी एक, आई डोंट नो, आपको पता है नहीं बटा, पर बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान था टू सेटअप है इंडियन डिफेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी इन दी गुरुग्राम, बट वो अभी ड्रॉप है। अदरवाइज JNU से ना होके वहाँ से मिल रही होती है, राइट? दैट वुड हैव बीन अ बेटर प्लान। हाँ, बट आई डोंट नो व्हाट इज़ द लीगलिटी इनटू इट। चलिए, अभी SSB पे आते हैं, राइट? Yes, sir. ठीक है, कि वो तो सब बच्चे कहेंगे सर होगा तो हो ही जाएगा, वरना डंडा पड़ के हो जाएगा। SSB में कैसे प्रिपरेशन करें? फॉर एग्जांपल आपने क्लियर किया, कोई एक बच्चा, उसको कुछ आइडिया नहीं है, स्कूल गोइंग है, वो अपनी प्रिपरेशन कैसे करे और किन किन चीज़ों का ध्यान रखें? यस सर, तो बेसिकली द सेम प्रॉब्लम आई फेस्ड। आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन अराउंड एंड ऑफ 12th, जब मेरे बोर्ड्स हो गए थे या फिर चल रहे थे उस टाइम पे। एट दैट टाइम आई डिसाइडेड कि मेरे को SSB की प्रिपरेशन करनी है। और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स यही करते हैं। लाइक अभी करंटली आई एम गाइडिंग एस्पिरेंट्स ऑल्सो, मैं उनको गाइड करता हूँ और मतलब इस चीज़ में बताता हूँ रिगार्डिंग SSB। तो जब मैंने स्टार्ट की तो मतलब ज़्यादातर हम में से मैंटेलिटी ये रहती है एस्पिरेंट्स की कि जैसे ही हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, उसके बाद हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। टू बी ऑनेस्ट, एग्ज़ाम होने के बाद मुश्किल से आपको 1 महीना मिलता है, और मुझे नहीं लगता 1 महीने में कोई इंसान सीख पाएगा कि आपको मतलब SSB में चाहिए क्या SSS को। तो आई फील सो, क्योंकि SSB में टाइम लगता है बेसिकली, और प्रैक्टिस तो चाहिए उस चीज़ में। और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि जिस एग्ज़ाम के बाद वो कर लेंगे, तो दे वुड डेफिनेटली फेस अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़। तो स्टार्टिंग माई प्रिपरेशन मैंने बेसिकली ऐसे ही यूट्यूब वगैरह से स्टार्ट किया कि होता क्या है, जस्ट टू नो अबाउट द प्रोसेस। तो मैंने वीडियोस देखे कि अच्छा ये होता है, ऐसा होता है, अलग अलग लोगों के पॉडकास्ट देखे, इंटरव्यूज़ वगैरह देखे, तो मेरे को थोड़ा आइडिया लगा कि हाँ ये प्रोसेस होता है, ऐसा होता है। और टू बी ऑनेस्ट, मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट के लिए कोई कोचिंग वगैरह कुछ भी नहीं लिया, मैंने कहीं कोई प्रिपरेशन ही नहीं की, बस मैं यूट्यूब के जो ज्ञान था मेरा वो लेके चला गया। मैंने अराउंड 20-30 वीडियोज़ देख लिए होंगे कि PPTT में स्टोरी कैसे लिखें, प्रैक्टिस करना, सैम्पल स्टोरीज़ और ये सब, और उसके बेसिस में स्क्रीनिंग हो गया। बट जो आगे के 4 दिन थे उसमें मेरा बिल्कुल डब्बा गोल था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था कि कैसे क्या करना है, क्या कैसे रिस्पॉन्सेज लिखने, कैसे परफॉर्म करना है। और वहाँ जाके मेरे को बहुत ज़्यादा सोशल एग्जाइटी भी हुई कि बाकी सब इतना अच्छा कर रहे हैं, मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ उनके बीच में। तो एट दैट टाइम आई फेल्ट कि नहीं यार, प्रिपरेशन तो चाहिए इस चीज़ में, और मेहनत करनी पड़ेगी, इतना आसान नहीं है जो लोगों को लगता है। लाइक सम वुड से कि लक बेस्ड होता है, अगर उस चीज़ को हटाएं तो मेरे को नहीं लगता कि लक बेस्ड है। प्रिपरेशन चाहिए, मेहनत चाहिए इस चीज़ में। और
ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि इट्स अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, या फिर जितना प्रैक्टिस करोगे चीज़ों को रट के चले जाओगे, साइक में सेम चीज़ें लोग। आई वुड से कि टेस्ट लाइक उसमें लिखा ही है कि यार पर्सनैलिटी का टेस्ट है आपके ना, जो इंसान अंदर से कैसा है ना उस चीज़ के बारे में। और फिर एक और ऐसा मुझे सर मेरा मानना है कि OLQs की बात होती है लोगों में कि OLQs होने चाहिए, या फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, यू शुड बी अ गुड स्पीकर, आपको इंग्लिश आनी चाहिए। दीज आर सेकेंडरी चीज़। मैंने जो एनालाइज़ किया और जो मैंने सोचा, लाइक मैं बहुत सोचता हूँ उस चीज़ के बारे में, और एट दैट टाइम ऑल्सो आई यूज़ टू थिंक कि चाहिए क्या सामने वाले को। मेरा मेन मोटिव ये रहता है कि मैं किसी चीज़ की प्रिपरेशन करता हूँ ना, तो मैं ये सोचता हूँ कि एग्ज़ाम में चाहिए क्या। जैसे मान लो मैं किसी रिटर्न की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ, तो उसमें चाहिए क्या उसको, तो मैं सिर्फ उतना ही पढ़ता हूँ, एक्स्ट्रा मुझे करना ही नहीं है। तो आई रियलाइज्ड कि, और मैंने जितने लोगों से बात की उस एक बार कॉन्फ्रेंस आउट होने के बाद, तो लाइक माई फादर इज़ ऑल्सो इन आर्मी, तो ही कनेक्टेड मी लाइक हिज JCO। तो उन्होंने मेरे को कनेक्ट कराया एक ऑफिसर से, उनसे बात की मैंने, तो उन्होंने बताया कि लाइक चाहिए क्या होता है, क्या क्वालिटीज़ देखते हैं कैंडिडेट में, या फिर एक ऑफिसर में ये क्या हम क्या चीज़ें। फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले ही आप बात कर रहे हो ऑफिसर यस से? सर, यस सर। ओके। तो वंस आई गॉट कॉन्फ्रेंस आउट, तो इन सब चीज़ों को फिर मैंने थोड़ा प्रैक्टिकली वो किया। मैंने देखा यार SSB में मैं ऐसे देख रहा हूँ कि ऐसे ऐसे लोग रिकमेंड हुए हैं मेरे आंखों के सामने जो अच्छे बोलने में नहीं थे। तो व्हाट आई थॉट कि ऐसे लाइक, फिर देन आई रियलाइज इस चीज़ को मैंने अब आके एनालाइज किया कि OLQs आर ऑफ 2 टाइप्स। और ये अकेडमी जाके मुझे ज़्यादा हिट हुई ये चीज़ कि मैंने देखा यार OLQs सारी नहीं चाहिए आपको 15 की 15। दे आर 2 टाइप ऑफ OLQs, और 1 आर ट्रेनेबल एंड अदर आर नॉन ट्रेनेबल वंस। तो मैंने देखा ऐसी चीज़ें भी हैं जो अकेडमी में लोग नहीं करके आए हैं और जो अभी सीख रहे हैं। उसी चीज़ के लिए तो ट्रेनिंग बनी है 4 साल की या फिर 1 साल की जो ट्रेनिंग कर रहे हो। सब कुछ ही आप पहले से सीख के आ जाओगे तो वो चीज़ नहीं चाहिए। मैंने देखा जो चीज़ें चाहिए वो आपके अंदर होनी चाहिए, जैसे इंटीग्रिटी हो गई, ऑनेस्टी हो गई, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें जो ट्रेन नहीं कर सकते एक इंसान के अंदर अंदर से होती हैं, वो मतलब वो चाह के भी कोई आपका सुधार नहीं सकता अगर आपके अंदर वो चीज़ें हैं पहले से। अगर किसी को झूठ बोलने की आदत है तो दैट कांट बी करेक्टेड, वो उसके अंदर से ही, वो बचपन से उसके अंदर है। तो दोज थिंग्स कांट बी करेक्टेड। तो मैंने देखा इनमें मुझे फॉलो नहीं करना कहीं ना कहीं, तो आई हैव टू बी ऑनेस्ट एवरीवेयर, ठीक है। और इसके अलावा मैं ये नहीं बोलूँगा कि इतना करके चले जाओ, प्रैक्टिस चाहिए उस चीज़ के लिए। तो फिर उसके साथ साइड बाय साइड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग डिफेंस नॉलेज, क्योंकि अगर उस चीज़ को छोड़ दोगे आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि आपको बोलना क्या है, ग्रुप डिस्कशन में कैसे पार्टिसिपेट करोगे, आप लेक्चरेट कैसे बोलोगे। तो वो नॉलेज भी ज़रूरी है उसके साइड बाय साइड। बट OLQs की बात करें तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ अच्छा इंग्लिश बोलने वाला ही सिलेक्ट होता है। वो सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। प्राइमरी थिंग्स आर दोज जो चीज़ें सही नहीं की जा सकती बाद में। तो मैंने प्रैक्टिस की, आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग ऑन माई ओन। और उसके बाद में ऑनलाइन मैं देखता था, जैसे कोई सेट हो गए, मैंने कोई भी साइक का सेट उठा लिया, उस चीज़ को प्रैक्टिस किया। और जस्ट लाइक सबसे बेस्ट चीज़ मैंने की, मैं कोचिंग नहीं गया, ठीक है। मे बी उस चीज़ का मुझे फ़ायदा होता है, नुकसान होता है, आई डोंट नो। बट जो मेरे दोस्त थे, जो SSB में मेरे फ्रेंड्स बने, काफ़ी अच्छे दोस्त बनते हैं SSB में, मैंने SSB में बहुत अच्छे बनते हैं। तो सर उनके साथ मैं कनेक्ट हुआ एंड वी डिसाइडेड कि हम गूगल मीट पे या फिर जूम पे प्रैक्टिस करेंगे। और उनमें से काफ़ी लोग पहले मतलब 1-2 लोग रिकमेंडेड थे बट मेरिट आउट थे, तो उन्होंने बोला कि वी विल हेल्प यू। बहुत सारे लोग बहुत मल्टीपल अटैम्प्ट दे के आए थे और कॉन्फ्रेंस आउट हो रहे थे बार बार। तो मैंने देखा उनके साथ मैं एज अ न्यू कैंडिडेट जा रहा हूँ, तो मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो उन्होंने मेरे को चीज़ें सिखाई। लाइक वी यूज़ टू प्रैक्टिस डेली, अराउंड 2-3 घंटे हम डेली बैठते थे। हम एक एक वर्ड डिस्कस करते थे कि अच्छा यार तेरा क्या व्यूज़ है इस पर, तू बता, तू ऐसा क्यों सोच रहा है। फिर हम उस चीज़ की डेप्थ में सोचते थे, अच्छा ये हम लिख रहे हैं तो सामने वाला क्या सोच रहा होगा इस चीज़ पे। तो मतलब इस डेप्थ में हम प्रैक्टिस करते थे बिल्कुल। तो मज़ा भी आता था उस चीज़ में कि अच्छा तू ये ऐसा सोच रहा है, ऐसा क्यों सोच रहा है। तो एक एक चीज़ जब प्रैक्टिस करते थे उनके साथ, तो मतलब साइक वाला पार्ट हो गया, GTO के बारे में हो गया, और डिफेंस नॉलेज हो गया, आपस में डिस्कशन करना, तो मतलब बहुत वास्ट हो गया था। और 2-3 महीने तक ये चीज़ मैंने की नेक्स्ट अटैम्प्ट तक अपने। और मैं बिल्कुल ऐसे हो गया था गो थ्रू कि मेरे लिए बहुत ईजी हो गया था, सारी चीज़ें मेरे लिए नॉर्मलाइज हो गई थी कि बोलना हो गया, क्योंकि मैं डेली उनके सामने इंग्लिश में बोलता था। और एक फियर रहता है इंसान में कि पहले मैं नहीं बोल पाता था इतना फ्रीली, मेरे को डर लगता था कि लोग कैसे देखेंगे, मुझे जज करेंगे, कहीं मैं गलत ना बोल दूँ उसे। हाँ, और वो दूर हो गया बिल्कुल विद टाइम। लाइक एवरीथिंग्स टेक टाइम है ना। और मैं अगर पहले दिन या 2-3 या 3 दिन, 1 हफ्ते में सोचूं कि मैं सही बोलने लग जाऊंगा, तो वो चीज़ इम्पॉसिबल है। महीना भर, 2 महीना आपको लगेगा उस चीज़ को नॉर्मलाइज करने में। तो वही चीज़ मेरे साथ हुई, मैंने बिल्कुल प्रैक्टिस की डेली, उस चीज़ को अपनी हैबिचुअल बना लिया उस चीज़ को, कि मतलब SSB वॉज पार्ट ऑफ माई लाइफ फॉर 3-4 मंथ्स। और जैसे ही वो चीज़ मैंने मास्टर की, मतलब बिल्कुल मैं सीख गया सब कुछ, अच्छा ये करना है। बट आई वॉज लैकिंग समवेयर इन इंटरव्यू, इसलिए मेरे को 2 अटैम्प्ट लगे। आई वॉजेंट एबल टू जस्टिफाई, क्योंकि मैंने अपनी PCM से 12th की थी एंड आई प्रैक्टिस लाइक मैंने 2 साल तैयारी की थी JEE की। और JEE की 2 साल तैयारी करने के बाद मेरे को कुछ मेडिकल इश्यूज़ आ गए थे, तो एट दैट टाइम आई डिसाइडेड, पहले आई वाज प्लानिंग कि मैं BTech करूँगा, मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर था JEE मेंस के अंदर, एंड आई वाज प्लानिंग टू गिव JEE एडवांस ऑल्सो, और मैं शायद क्लियर कर लेता हूँ।
बट एट दैट टाइम मेरे को मेडिकल इश्यूज़ हुए, मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गया, तो मैंने ड्रॉप कर दिया कि नहीं मेरे को कॉर्पोरेट में नहीं जाना। मेरे को कुछ डॉक्टर ने भी यही बोला कि लाइक वही वाली जो इशू मैंने बताया एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, तो वो जब से थी मेरे को, और बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन थी उस टाइम में, बहुत पेन होता था, आई वॉजेंट एबल टू स्टैंड एंड ऑल, ये सब चीज़ें होती थी। तो मैंने सोचा कि यार अगर मैं इस चीज़ में घुस गया तो लाइक वो तो पूरा डेस्क जॉब है, मैं पूरे टाइम बैठे रहूँगा और वो चीज़ मेरे को और परेशान करेगी इन फ्यूचर। तो उसने बोला यू हैव टू डू समथिंग जिससे आप पे फिजिकली एक्टिव रहो आप। तो मैंने सोचा कि यार आई विल गिव SSB एंड ऑल, ये सब तो मैं करूँगा, वो तो पहले भी प्लान था मेरा। बट अगर ये नहीं होता तो आई वॉन्ट गो फॉर कॉर्पोरेट, मैं कुछ अपना UPSC वगैरह ऐसा कर लूँगा। तो आई टुक एडमिशन इन RU और मैंने BA में एडमिशन ले लिया था। तो आई वॉजेंट एबल टू जस्टिफाई दैट थिंग। मैं इंटरव्यू में जब भी जाता था तो मैं वही 12th पास स्टूडेंट था, इतनी मैच्योरिटी थी नहीं मेरे अंदर, तो मेरे को इमेच्योर समझते थे कि यार तूने 2 साल तैयारी की, तेरी इतनी अच्छी परसेंटाइल भी है और तू अब BA कर रहा है, तो सेंस ही नहीं बना रहा। और उस चीज़ में मैं स्टक हो जाता था, बिल्कुल घूम जाता था उसमें, फिर मैं नर्वस हो जाता था बहुत ये ज़्यादा। मेडिकल वाली चीज़ आप उनको बताते थे या नहीं बताते नो थे? सर, है ना, ये ये तो ऑब्वियसली कि यस फिर उस सर। वजह से फिर हाँ, तो बिकॉज इट वॉजेंट लाइक कि मैं मेरे को दिक्कत थी, उसने ऐसा बोला था कि, और ये चीज़ रियलिटी थी कि जब मैं, मेरे को ट्रेनिंग में ऐसे कोई इश्यूज़ नहीं था, मैं जितना ज़्यादा फिजिकल एक्टिव रहूँगा तो वो चीज़ दिक्कत नहीं देती। इट्स लाइक सम प्रॉब्लम इन दी लिगामेंट, जितना बॉडी को रेस्ट देते हो तो लिगामेंट गेट स्टिफ, वो स्टिफ हो जाते हैं और वो आपको फिर मोबिलिटी खत्म हो जाती है आपकी। बट जितना ज़्यादा फिजिकली एक्टिव रहोगे तो आप फिट रहोगे उस टाइम पे। तो वो मेरे को कोई इशू था नहीं, और मैं सामने से तो सर क्यों ही बताता हूँ उन्हें, हाँ लाइक नहीं, दैट इज़ द कि आपको कितना बताना है, यस क्या छुपाना है, वो ओपनली नहीं कह सकते, बट सम टाइम दैट इज़ रिक्वायर्ड। यस सर। तो आपने प्रिपरेशन करी, आपने दो चीज़ें यहाँ पे बताई। फर्स्ट पॉइंट तो कि आपने जो इनिशियल फेज़ था वो यूट्यूब से ही किया, यस राइट? सर। सो आई ऑल्सो फील लाइक कि क्योंकि जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे उस टाइम पे कोचिंग फिर भी थोड़ा बहुत सेंस बनाती थी, क्योंकि कंटेंट उतना बाहर नहीं था यस सर। रिटन फॉर्म में या यूट्यूब में। तो अभी तो बहुत सारा कंटेंट है। अगर आप स्ट्रक्चर्ड चाहते हो तो यू कैन गो टू एनी इंस्टीट्यूट और कोचिंग कि आपको शॉर्ट टाइम में और स्ट्रक्चर्ड हो जाए। यस सर। अगर खुद से हसल कर सकते हो, थिंग्स आर देयर आउट देयर, यस सर। और फिर सिलेक्शन हो जाता है, वेल एंड गुड। अगर नहीं होता है तो आई थिंक पर्सनल गाइडेंस आप किसी ऑफिसर से ले सकते हो, और वो 1-on-1 होनी चाहिए, बिल्कुल सर। तभी आपको अपनी मिस्टेक्स का पता चलेगा। ग्रुप में वो नहीं पता चलेगा। Yes. ठीक है, आपने इनिशियल किया, फिर उसके बाद आपने ग्रुप्स के साथ में प्रिपरेशन की, आपने कोचिंग कोई नहीं ली, नो सर। बुक्स कोई आपने रेफ़र करी? सर मैंने एक बुक ली थी, बट मुझे नहीं लगता इतने कुछ बेनिफिशियल थी इनिशियली। अगर आप उस चीज़ के लिए, लाइक जब मैंने कोई पहले SSB के लिए गया था, तो एट दैट टाइम एक कमांडर नटराजन सर की बुक आती है, वो SSB वाली, तो वो सबके पास ही होती है, आई एक गेस। वो स्टैंडर्ड बुक हो चुकी है। बट हाँ, मेरे को भी लगता है, मैंने भी वो अपने टाइम पे मैंने प्रिपरेशन वहीं से स्टार्ट की थी। सो ठीक है, उसके बाद आपने ग्रुप्स में करी। GTO का आपने प्रिपरेशन कैसे की? GTO का सर ऐसा होता था कि हम पिक्चर से डिस्कस करते थे और उसी से किया। मतलब एट दैट टाइम मेरे को, मतलब मैं पहले SSB में जब 2 बार आउट हो चुका था, पहले में मैं गया तो पहला तो मेरा बिल्कुल कोई प्रिपरेशन नहीं थी, बट सेकंड में गया तो मुझे आइडिया लग गया था कि करना क्या है। तो एट दैट टाइम मैंने चीज़ें थोड़ी बहुत देख ली थी, सीख के कि ऐसे करते हैं। तो वी यूज़ टू सी इमेजेस, उस टाइम पे इमेजेस वगैरह आते हैं स्ट्रक्चर के, तो उस पर प्लान कर लेते थे। और इतना सर मुझे नहीं लगता कि इट्स अ वेरी बेसिक नॉलेज बेस्ड थिंग है ना, उसमें आपका कि आप टास्क कैसे करते हो वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं कि आप सॉल्व कर पाते हो, नहीं, आपका जो ग्रुप में कैसा बिहेवियर है वो ज़्यादा मैटर करता है। अभी जैसे ऑफिसर से डिस्कशंस होता है, IO सर हो गए या प्रेसिडेंट हो गए बोर्ड के, सो आई गेट टू नो देयर इज़ अ मार्क्स ऑफ ट्रेनेबिलिटी। जो हमारे टोटल मार्क्स होते हैं SSB के, उसमें ट्रेनेबिलिटी के भी मार्क्स होते हैं। यस सर। सो और वो एक चीज़ बार बार कहते हैं, हर ऑफिसर कहता है कि अगर आप कहीं पे भी लाए कर रहे हो या ट्रेनेबिलिटी कम है ना, तो नो मैटर कितने अच्छे आप हो, आपको ट्रेन नहीं किया जा सकता, तो आपका रिकमेंडेशन नहीं होगा, राइट? एंड फॉर ट्रेनेबिलिटी यू नीड टू बी वेरी हॉनेस्ट, फर्स्ट थिंग, एंड सेकंड ओपन टू लर्न, यस सर। है ना? यू आर एबल टू टेक अदर्स आइडिया, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए सर। यू आर लिसनिंग टू अदर्स, यू आर गिविंग थॉट कि वो क्या कह रहे हैं, वैसे भी चीज़ें हो सकती हैं, यस सर। है ना? तो वो ग्रुप डिस्कशंस में PGT में वो शो करना वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मेडिकल का आपने कैसे किया? आपका मेडिकल तभी SSB के बाद हो गया था या बाद में आपने रिपोर्ट किया? नो सर, ड्यूरिंग SSB ओनली। जैसे SSB हुआ उसके नेक्स्ट डे से हमारा मेडिकल स्टार्ट था, तो उससे पहले मैंने कोई मेडिकल टेस्ट वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं कराया था। आई वेंट नेचुरली, मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि क्या होता है टेस्ट एंड ऑल। मैं सीधा गया और जो भी टेस्ट होते हैं, आपका ब्लड टेस्ट हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया और ECG वगैरह, हाइट वेट हो गया, और नॉर्मल जो बेसिक टेस्ट होते हैं, तो वो 4-5 दिन चले एंड आई वॉज फिट। ठीक है, अब वो स्टेज है, किसी बच्चे को हो सकता है रिटर्न में ज़्यादा चैलेंजेस आए, किसी को इंटरव्यू में, किसी को मेडिकल में। ठीक है, आपका
थोड़ा सा फिर बैक जाते हैं, रिटर्न की तैयारी आपने कैसे की थी, क्योंकि आपने बताया एनडीए भी आपने दिया था, यस सर। या टीईएस के बारे में, एंट्री के बारे में थोड़ा सा, कि उसमें क्या परसेंटाइल हमारी जेई मेंस की कंसिडर होती है, या 12th की पीसीएम की कितनी होती है, यस और जनरली कट ऑफ कितनी जा रही है अभी प्रेजेंट में, और आपके टाइम में कितनी थी? यस। सो सर एट माई टाइम व्हेन आई स्टार्टेड फिलिंग फॉर्म फॉर टीएस एंट्री, तो उसमें 12th में आपको अराउंड 80% तक चाहिए होता है पीसीएम में, एग्रीगेट जो मार्क्स रहते हैं। और आपका जो जेई का परसेंटाइल है, उस टाइम पे रैंक होती थी, अभी भी परसेंटाइल नहीं है, इट्स ओनली रैंक, कि इसके रैंक के अंदर अंदर आपकी रैंक है तो आर एलिजिबल फॉर दी एसएसबी। और वो साइड वाइज कितनी रहती है? वो अराउंड रहती है सर, अभी लास्ट जो गई थी वो 3,50,000 गई थी, बट मेरे टाइम पे इट वाज ज़्यादा थी थोड़ी, क्योंकि उस टाइम पे कंपटीशन और लोगों को इतना आइडिया नहीं था। अब धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ रहा है, लोग आर गेटिंग मोर अवेयर अबाउट द टीएस एंट्री, तो ज़्यादा फॉर्म फिल आउट कर रहे हैं, तो उससे फिर कंपटीशन बढ़ता जा रहा है डे बाई डे। तो लाइक उस टाइम पे अगर 6 लाख थी रैंक, तो अभी वो 3.5 तक आ गई है। मुझे लगता है विद टाइम इट विल गो डाउन और भी कंपटीशन बढ़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि इनिशियली जब टीईएस एंट्री स्टार्ट हुई थी उस टाइम में पीसीएम के मार्क्स ही कंसिडर करते थे। यस सर। तो एक सिनेरियो वहाँ पे ये हो गया था कि जितने स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं वही टीईएस क्वालिफाई कर रहे थे। आई रिमेंबर 94-95% तक गई हुई है यस सर। आपके मार्क्स के उसमें, और सीबीएसई का बच्चा कर ही नहीं रहा था। यस सर। अब स्टेट बोर्ड के बच्चे एसएसबी में परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, तो दे इंट्रोड्यूस की यहाँ पे जेई मेंस की भी अपने कंसिडर होनी चाहिए। ओके, व्हेन यू केम आउट ऑफ द एकेडमी, राइट, जब आपको कब थोड़ा आइडिया हुआ कि अभी मेरे को मे बी आई मे गेट बोर्डेड आउट, राइट, और जब फाइनली वो कंफर्म हो गया, सो व्हाट वाज, ये तो मैं नहीं कहूँगा व्हाट वर यू फीलिंग, बिकॉज आई कैन फील दैट थिंग एज अ एक एस्पिरेंट की तरह से ही मैं आज भी अपने आप को देखता हूँ, बट उससे ओवरकम आपने कैसे किया, वो कैसे था? क्योंकि हो सकता है सेम चीज़ और भी बहुत सारे बच्चे फेस करें फ्यूचर में, सो दे शुड बी मेंटली प्रिपेयर दैट हाउ टू कम आउट ऑफ इट। यस सर। तो बेसिकली सर ये सिर्फ एकेडमीज़ की बात नहीं है कि बोर्ड आउट होना, लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि सबके लाइफ में कोई ऐसा ना ऐसा मोमेंट आता है कि इवेंट लाइक इस सिचुएशन में वो आ जाते हैं कि बहुत लो फील करते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं। फिर ऐसी सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है सर, एग्ज़ाम रिलेशन हो सकता है, आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल, और आपके साथ कोई फाइनेंशियल या फिर फैमिली इशू हो सकता है, जिस वजह से आप ऐसे डिप्रेस या फिर ऐसे ख़राब सिचुएशन में जा सकते हो मेंटली। तो आई वॉज लाइक कि मेरे को जब एकेडमी में आइडिया हुआ, मैं एकेडमी में था एंड आई हैड अ बेसिक आइडिया कि मेरा हो जाएगा अभी। एट दैट टाइम डॉक्यूमेंटेशन वॉज गोइंग ऑन और ये कन्फर्मेशन का वेट था। एंड ऑन 31 अगस्त 2025 एट दैट टाइम आई गॉट टू नो कि मुझे घर जाना है। ऐसे उन्होंने फ़्लाइट की टिकट वगैरह कराई थी एकेडमी में, एंड एक साहब थे ड्रिल इंस्ट्रक्टर, ही वेंट विद मी। तो मेरे को बोला कि आप अपना सामान वगैरह जो ट्रंक्स में पैक कर दो एंड यू हैव टू गो बाय फ्लाइट है आपकी आज, है ना। तो मेरे को ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया कि मैं ज़्यादा कुछ सोच ना लूँ, वहाँ पे रहूँगा अकेले रूम में। तो मे बी मतलब इंसान की मेंटल स्टेट नहीं जान सकते हम कभी भी, क्या स्टेप ले ले। तो उन्होंने वो प्रिकॉशन लिया और मेरे साथ एक जो ड्रिल उस्ताद थे उनको साथ में भेजा। माई पेरेंट्स वर देयर एंड केम होम। और सर लाइक इट वॉज द टफेस्ट मोमेंट आई वुड से, कि इतना ईजी नहीं होता अभी मैं जितना फील कर रहा हूँ। मतलब आई वुड से कि आई एम रियली स्ट्रॉन्ग मेंटली, मैं खुद को अच्छा मानता हूँ कि मैंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को कॉप अप कर लिया। वरना इस एज में अगर कोई इतना ट्रॉमा या फिर इतना डिप्रेशन कोई फील करता है तो यू वॉन्ट बी एबल टू ओवरकम, बहुत डिफिकल्ट होता है सर। तो व्हेन आई केम होम तो लाइक एवरीथिंग वाज शैटर्ड। मेरे को लाइक देर आर सम फेज, मेरे जो एक प्लेटून कमांडर थे, लाइक बिफोर आई वाज कमिंग होम, तो उन्होंने मेरे साथ इंटरेक्ट किया था फॉर 1.5 आवर। उन्होंने मेरे को बुलाया था, तो योगेश देयर इज़ अ बैड थिंग यू हैव बीन, लाइक उन्होंने मेरे को अच्छे से ऐसे कंसोल करना और बहुत अच्छे मैनर में मेरे को वो चीज़ बताई कि यू हैव बीन गेटिंग बोर्डेड आउट, ऐसे ऐसे। और फिर उन्होंने मेरे को एक चीज़ बोली कि लाइक अभी लाइफ में आप बोर्ड आउट हो रहे हो, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, अभी बिल्कुल जोन आउट हो आप, आपको समझ ही नहीं आ रहा है। तो आई स्टार्टेड क्राइंग एट दैट टाइम। मेरे को लाइक 3 साल हो गए ट्रेनिंग में, ऑफिसर के आगे बिल्कुल ऐसे पल के झुका के भी नहीं देख सकता, और मैं बिल्कुल रो रहा हूँ उनके सामने ऐसे, लाइक बिल्कुल बेबी मैं ऐसे बिल्कुल रो रहा हूँ ज़ोर ज़ोर से, कि मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहा वो चीज़। एंड इज सेइंग कि ये होगा आपके सामने, उनकी बातें सुन रहा हूँ। तो उन्होंने एक चीज़ बोली कि लाइक देयर आर डिफरेंट फेज ऑफ ट्रॉमा इन लाइफ। तो उसमें से पहला चीज़ तो ये होता है कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, और जिस दिन आप एक्सेप्टेंस ले आओगे अपनी लाइफ में, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे कि जो होना था मेरे साथ हो गया, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। तो वो एक्सेप्टेंस लाने में ही लोगों को बहुत टाइम लग जाता है। लोग उसी चीज़ में घूमते रहते हैं कि मेरे साथ हुआ क्यों है, उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो आई वॉज लाइक सेम, मैं घर पे आया तो आई वॉज ऑल्सो डिप्रेस, घर वाले भी बहुत परेशान हैं, बट वो मेरे को दिखा रहे हैं कि ऐसा नहीं है, बट मुझे पता है कि अंदर क्या हाँ, चल वो रहा है। फेस चलता है कि बच्चा पेरेंट को नहीं दिखा रहा है कि वो Yes, sir. परेशान है, एंड और पेरेंट बच्चे को नहीं दिखा Yes, रहे, बट बोथ नो कि हाँ। वो तो आई सब यूज परेशान टू है। क्राई इन अलोन, ऐसे मैं अकेले छत पे चला जाता था। ऐसे बहुत गंदे थॉट्स भी आते थे दिमाग में, यार ये क्या हो गया मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा।
तो इस टाइप के थॉट्स बहुत आते हैं दिमाग में, बट एट द सेम टाइम आई न्यू यार मैंने 3 साल ट्रेनिंग की है फ़ौज में, इतना तो मुझे नहीं सिखाया कि इतना वीक नहीं हूँ। भले ही उस टाइम पे मेरे को बिल्कुल लो फील हो रहा हो या फिर ऐसे अजीब सी फीलिंग हो, बहुत गंदा सा था वो, तो बट मैंने एट द सेम टाइम मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था सेकेंडरी कि यार इतना वीक तो नहीं है कि तू यहीं रुक जाएगा, यू हैव द पोटेंशियल, जब भी तू सेलेक्ट हुआ। और ये सब मेरे दिमाग में था कि एकेडमी में भी यूर अपॉइंटमेंट तूने इतना अच्छा किया है, मतलब इतने सेलेक्ट होने के बाद इतने सारे लोगों में, उतने कैडेट्स में भी यू आर डूइंग रियली गुड वहाँ पे। तो मैंने देखा कि यार ऐसा नहीं है। बाकी मेरे पेरेंट्स को था, बाकी मैंने पेरेंट्स को मना किया कि ज़्यादा रिलेटिव्स वगैरह को नहीं बताना, तो दैट्स क्रिएट अनदर काइंड ऑफ, सब कॉल्स करते हैं, तो मेरे को नहीं चाहिए था वो चीज़। आई नीड सम पीस कि मैं उस चीज़ को हील कर पाऊँ। विद टाइम मेरे को महीना 2 महीना लगा, लाइक आई डेंट यूज़ टू गो आउट, मैं घर पे ही रहता था बहुत ज़्यादा। लाइक घर वाले भी कंसर्न थे कि बाहर चला जाए तो कुछ हो ना जाए, परेशान रहता है, इस टाइप की चीज़ें दिमाग में आती हैं। बट एट दैट टाइम फिर आई स्टार्टेड गोइंग आउट, मैं अपने दोस्तों से मिला, थोड़ा चीज़ें नॉर्मलाइज हुई, उनके साथ शेयर किया मैंने। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि लोगों को करना चाहिए। तो जिसके साथ भी आप क्लोज़ हैं लाइफ में, अपने दोस्त हो गए, आपके क्लोज वंस, आपके फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव जो भी हैं, उनके साथ आप जाओ, बातचीत करो, तो आपको चीज़ें नॉर्मल, जब तक आप मन में रखेंगे ना, वो घुटन होती रहेगी उस चीज़ की, जब तक शेयर नहीं करेंगे उस चीज़ को नहीं होता। तो हमने अपने फ्रेंड्स को बताया, तो उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया, तो वो जगह जगह से आपको फिर वो मिलता है, तो आपके लिए चीज़ें नॉर्मल हो जाती है कि चलो ठीक है, हो गया जो होना था। दैट इज़ अ नॉर्मल फिर उसके बाद मेरे अंदर धीरे धीरे 2-3 महीने के अंदर एक्सेप्टेंस आई, और फिर मैंने देखा कि यार चलो जो होना तो हो गया, अब मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बट एक चीज़ मैंने अच्छी की, आते ही मैंने एडमिशन ले लिया था अपना, जैसे ही मैं आया, तो उस टाइम पे एडमिशन्स ऑफ हो रहे थे, तो ये मेरा 1 साल ख़राब ना जाता, इसलिए मैंने एडमिशन ले लिया था कॉलेज में। तो दैट वाज अ गुड डिसीजन आई टुक, वरना 1 साल फिर से वेस्ट हो जाता मेरा। बट एट दैट टाइम मेरे अंदर एक्सेप्टेंस आई, मैंने चीज़ों को एक्सेप्ट किया कि चलो जो होना तो हो गया। मतलब मे बी सम आई, अब मेरे अंदर वो चीज़ आती है कि लाइक मैन आई यूज़ टू बी इन अकेडमी, वहाँ पे भी कोई छोटी से छोटी चीज़ होती थी ना, आई यूज़ टू थिंक कि इसके पीछे यार कुछ ना कुछ रीज़न होगा, देयर माइट बी सम रीज़न, सम गुड रीज़न आई वुड से उस चीज़ के पीछे कि and you will cherish this part of your life. I also remember, I am relating with your story. आपने तो लेट्स से 12th में डिसाइड किया कि एसएसबी में जाना है। मेरे फादर आर्मी में थे और मेरी स्कूलिंग केवी एयरफोर्स से स्टार्ट हुई। आर्मी में थे बट मेरे को केवी आर्मी में एडमिशन नहीं मिला, एयरफोर्स में मिला। सो इन माय सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास में मैंने देखे थे सूरतगढ़, अगर आप वहाँ पर वहाँ से हमारी प्रेयर चल रही होती थी, फाइटर जेट जाता था। अब छोटे बच्चे हैं, वो सब देख रहे हैं, वो लाइन से कोई वहाँ पे पहुँच गया, कोई वहाँ पे, टीचर फिर इकट्ठा करते थे। फिर सेकंड वहाँ से फिर मेरे फादर की पोस्टिंग हो गई, वी केम टू फिरोजपुर पंजाब। और वहाँ पे हमारी टीचर ने, जैसे वो डायरी मिलती है, स्कूल डायरी, आई वॉज इन दी केवी, तो उसमें बायोडाटा होता है स्टार्टिंग में, तो उन्होंने वो फिल करने के लिए कहा। तो उसमें एम एक कॉलम था, मतलब पता नहीं था एम क्या होता है। साथ वाले दोस्त से पूछा, ही वॉज गुड इन दी स्टडी, सूरज नाम है, आज भी मेरे को याद। तो उसने फिल किया फादर की और या पेरेंट की उस गाइडेंस से। उसके फादर जेसीओ थे एजुकेशन में, तो उसने करा पायलट इन इंडियन एयरलाइन, राइट। अब वो इंडियन एयरलाइन तो मैंने समझ में नहीं आया, पायलट समझ में आया, यार ये सही है क्योंकि वो देखा है। सो एट दैट टाइम आई डिसाइडेड कि मेरे को जाना है तो आर्म फोर्सेस में। और एक फ़ौजी के बच्चे होकर आपको फ़ौज से बाहर कुछ दिखता भी नहीं है। मेरी पूरी स्कूलिंग केवी में हुई है, तो मेरे को ये था कि अगर जाना है तो एयरफोर्स में और पायलट बनना है, अदरवाइज़ करना ही नहीं कुछ। इतनी डांट मैंने घर वालों से खाई कि मैंने उसके अलावा कोई फॉर्म ही नहीं भरा। एंड व्हेन आई गॉट ओवर एज, और उसमें मैं मेडिकली, उससे प्रीवियस अटैम्प्ट में मैं रिकमेंड हुआ हूँ और वहाँ पे मैं मेरिट आउट हो रहा हूँ। और वो लास्ट अटैम्प्ट मेरा देहरादून था, राइट, फर्स्ट AFSB। और उसमें प्रॉब्लम क्या हुई, जो हमारा रूम था, वी वर 9 इन टोटल, उसमें से एक बच्चा था, फ्रेशर था, और उसका मिलिट्री बैकग्राउंड नहीं था, सरदार लड़का था। तो उसके बैग में से कुछ पैसे गुम हो गए, राइट। उसने हमें बताया, तो हमने कहा यार ऐसा करते हैं, जैसे भी हुए हैं, शायद 2,500 रुपये हुए थे, हमने कहा सब 500 रुपये कंट्रीब्यूट करते हैं एंड इस चीज़ को यहीं पे दबा देते हैं। तो बोला यार अपने रूम वालों ने नहीं चुराया, मेरे को लगता है जो यहाँ पे काम करते हैं ना उन्होंने चुराया। मैंने कहा यार ये तेरी बात कोई मानेगा नहीं है, पर उसको अगर ज़्यादा फोर्स करें तो उसको फिर लगेगा वह रविंदर मेरे को मना कर रहा है, क्योंकि आई वॉज दी ओनली वन ऑन दिस रूम जो रिपीटर था, राइट, अदरवाइज ऑल वर फ्रेशर। तो मैंने कहा भाई ठीक है, अब सोच कर ले जो आपको ठीक लगे। एंड ही स्ट्रेट फॉरवर्ड गोज़, और उसने बता दिया कि सर मेरे पैसे मिसिंग हैं। एंड वहाँ पे मेरे को अभी भी याद है, गुलाब सिंह करके हमारे विंग कमांडर गुलाब सिंह इंचार्ज थे, जो पूरे हॉस्टल के थे। एंड उन्होंने जो उतारी अच्छे से, फिर उन्होंने ये कहा कि अब जिसने भी पैसे चोरी किए हैं सुबह कहीं पे भी रख देना, वॉशरूम में या कहीं पे भी, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है ये जानने में कि
किसने चुराए थे, अदरवाइज़ आई विल कॉल CMP और यहीं पे डंडा परेड चलेगी, राइट। और घर वाले तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे, और मतलब तमीज़ से बेइज्जती करी उन्होंने। अब वो आया शाम, अब क्या हुआ, उसने बोल तो दिया, अब उसको डर लग रहा है कि यार ये तो ज़्यादा इवेंट मैंने क्रिएट कर दिया, हो सकता है हमारे रूम में से किसी बच्चे का उन्होंने कह दिया मैं पूरा बैच वॉश आउट करवा दूंगा, मेरे को केयर नहीं है। और आई एम टेलिंग यू कि जो ऑफिसर से मेरे को पता चला है बाकी के, देर आर कैंडिडेट हु आर गेटिंग रिकमेंडेड, बट वो इस इवेंट के कारण वॉश आउट होंगे, क्योंकि मैं चांस नहीं लेना चाहता, क्या पता वही हो, राइट। वो अपनी जगह पे सही है। तो वो कहने लगे, मैंने कहा अब खाली एक ऑप्शन बचा है, अगर तेरे में अंदर गट्स हो तो ये पैसे लेके जाओ और उनको कह दो सर वो मेरे ही वॉलेट से बैग में नीचे गिर गए थे कपड़े वगैरह में, मैं कॉन्फ्रेंस के लिए कपड़े पहन रहा, एंड दिस इज़ अ थिंग हैपनिंग ऑन द 4th डे, नाइट की बात है, राइट, नेक्स्ट डे कॉन्फ्रेंस है। तो यही एक ऑप्शन है कि आपका तो पत्ता वैसे भी कट चुका है, यू आर गेटिंग होम। तो एक ये चीज़ है जो मे भी बचा सकती है बाकी के कैंडिडेट को, हमें नहीं पता कौन रिकमेंड हो रहा है क्या हो रहा है। तो उन्होंने वो कहा ठीक है मैं जाता हूँ, बट अब विंग कमांडर के सामने गए, बोला सर पैसे मिल गए, कहा मिल गए, हाँ सर मिल गए। उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो अब वो कंफर्म हो गया कि इन्हीं ग्रुप में से कोई बच्चा था जिसने पैसे चुराए, और जब मैंने थोड़ा सा डांटा तो उन्होंने करा पूरा बैच वॉश आउट। अब जब बैच वॉश आउट है तो अब पता नहीं आई माइट बी रिकमेंडेड या नहीं। उनमें से एक ऑफिसर व्हेन वी वर लीविंग, जो मेरे GTO थे, मेरा GTO उस बार बहुत अच्छा था, तो उन्होंने कहा, अब उनको शायद आइडिया था या नहीं था कि दिस वाज माय लास्ट अटेम्प्ट, तो उन्होंने फ्लाइंग के लिए, क्योंकि टेक्निकल वगैरह मेरे को देने भी नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि रविंदर यू नो एवरीथिंग, बट लाइफ में जो आपने रोल बताया कि आपके उन्होंने बताया है ना, तो फिर मैंने उनको एक ही चीज़ वहाँ पे कही थी, हालांकि हमारी कन्वर्जेशन शॉर्ट थी, इतनी लंबी नहीं थी। मैंने कहा सर फौजी का बेटा हूँ, फौजी बनना चाहता था, राइट, कोई रॉन्ग स्टेप तो नहीं लूँगा, राइट, मे बी डिसअपॉइंट सबको ही होता है, लास्ट अटैम्प्ट था एंड दोज मैनी थिंग्स, बट वहाँ से आया वो चीज़ मैं घर में किसी को बता ही नहीं पाया, आज तक मेरी फैमिली में ये इंसिडेंट नहीं पता है। फ्रेंड सर्कल में किसी एक दो को मैंने बताया तो बताया, फैमिली में नहीं पता है। और जब घर पे आया तो पेरेंट की तरफ देख के वो पूरी तरह से डिसअपॉइंटेड है। तो वो एक फेज़ आ जाता है कि आप चाहते हो आप खुद से दुखी, और आप चाहते हो उनको भी दुखी आप ना करो, राइट। तो इसमें आई थिंक कन्वर्जेशन एक हो सकता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, उस टाइम पे मेरे को बुरा लगता था, बट व्हेन आई सी एंड मैं पीछे देखता हूँ तो मेरे को लगता है कि ठीक है, दैट वाज अ गुड पार्ट, उसने बहुत कुछ मेरे को सिखाया है, एंड वट एवर जो मैंने लाइफ में सीखा आज, वो आई थिंक SSB के कारण ही सीखा है। सो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि यू विल फाइंड द रीज़न ऑफ दिस लेटर ऑन इन योर लाइफ, बट यू विल चेरिश दिस लर्निंग थ्रू आउट योर लाइफ। सो योगेश, अभी क्या कर रहे हैं लाइफ में? सो बेसिकली सर एज आई मैंशनड कि 4-5 महीने हो गए मुझे बोर्ड आउट हुए, तो उसके बाद तो 2-3 महीने 4 महीने तो मुझे फिगर आउट करने में लगे थे क्या करना है। तो देन देर आफ्टर आई टुक अ डिसीजन कि मुझे आगे कुछ तो अच्छा करना ही पड़ेगा लाइफ में, जो चीज़ मैंने खोया है उससे मे बी काफ़ी बेटर। तो फॉर दैट आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्ज़ाम्स दैट आई विल टेल इन फ्यूचर। और सर साइड वाइज फॉर दो जो एंग्जाइटी मुझे होती थी कि कैसे उस चीज़ को ओवरकम करूँ मैं, उसके लिए आई स्टार्टेड डिस्कसिंग एंड सोशलाइजिंग विद पीपल। और उसके लिए मैंने आई स्टार्टेड माई सोशल मीडिया हैंडल्स, मैंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे अपने वीडियोस वगैरह स्टार्ट किए हैं, एंड ऑन दोज आई शेयर कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है एकेडमी में, क्या क्या चीज़ें मैंने सीखी हैं, कैसे अपनी प्रिपरेशन की, और कैसी मेरी जर्नी रही है इस पूरे टाइम में, और क्या क्या हार्डशिप्स फेस की मैंने, और अभी मैं कैसे उस चीज़ से ओवरकम कर रहा हूँ लाइफ में, अभी क्या कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं बताता हूँ, और मुझे बेटर फील होता है दैट आई एम स्टिल कनेक्टेड टू दैट फील्ड जो मुझे लाइफ में अचीव करना था। लाइक लोग होते हैं कि किसी चीज़ से उनको कोई चीज़ हिट करती है, फिर किसी चीज़ से उन्हें कोई दिक्कत आती है तो उस चीज़ को छोड़ देते हैं। बट आई थिंक कि वो चीज़ मेरा अगर सपना था तो भले मुझे मिला ना हो वो लाइफ में, बट आई स्टिल वॉन्ट टू लिव दैट ड्रीम। और फॉर दैट आई स्टार्टेड गाइडिंग एस्पिरेंट्स। और अभी भले ही मैं ऑफिसर नहीं बन पाया, बट सेम एज़ यू आई वॉन्ट कि मेरे थ्रू मेरे जैसे या मुझसे बहुत अच्छे ऑफिसर्स मैं आर्म फोर्सेस को, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी को मैं दे पाऊँ। और उसके लिए स्टार्टेड गाइडिंग स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स जो भी हैं उनको SSB गाइडेंस वगैरह देता हूँ। एंड लास्ट सर रिसेंटली फ्रॉम द लास्ट बैच मैंने ऐसे जस्ट एक बैच स्टार्ट किया था फॉर SSB प्रिपरेशन, उसमें 4 पीपल वर रिकमेंडेड। सो आई एम प्राउड एंड ऑफ व्हाट माई वाज सेल्फ। द स्ट्रेंथ? सर 12 वर देयर बट ओनली 6 अपीयर्ड फॉर दी SSB। तो बेसिकली फॉर 1 मंथ आई गाइडेड देम। और बेसिकली पूरा सेम जो चीज़ मैंने फेस की ना कि ऑफलाइन जाके इतनी वो नहीं है, तो मैंने ऑनलाइन जैसे मैं प्रिपरेशन करता था अपने दोस्तों के साथ,
सेम एनवायरनमेंट उनको दिया मैंने कि सेम गूगल मीट पे हम मिल रहे हैं, कैमरा ऑन करके सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं और वो सारी चीज़ें। तो सो ये चीज़ जब मैंने स्टार्ट की मेरे को भी हुआ कि आपके सीनियर वही हैं, लेट्स से रिटायर्ड ऑफिसर है, सेम वाइब है, जूनियर्स वही हैं जो आपके एसएसबी के लिए एस्पायर कर रहे हैं, तो सेम फीलिंग, वो एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। और एक चीज़ आपने ड्यूरिंग एक आंसर करते हुए कहा था कि दोस्त बहुत अच्छे बनते हैं एसएसबी में। यस सर। तो वो पता नहीं मैं बहुत बार कहता हूँ या वो इन्वायरमेंट की वाइब है या क्या है। आई रिमेंबर जितने भी एसएसबी होते थे उसमें हम रात को 1-2 बजे से पहले नहीं सोते थे। यस सर। लाइट आउट्स हैं, आप एक ही या दो बेड पे बैठे हुए हो, बिल्कुल सर। राइट। किसी में कोई अच्छा सिंगर है तो उससे गाने गवाए जा रहे हैं, चुटकुले हो रहे हैं, फालतू की बातें हैं, और आपको पता 4 बजे आपको उठना है बिल्कुल सर। और पूरा दिन आप रूम में आ नहीं पाओगे। सो वो फ्रेंडशिप अलग रहती है और आपको वो 2 दिन के बाद ही ऐसे लगने लग जाता है कि पता नहीं आप इनको कब से जानते हो, यस सर। राइट। सो वो एक अलग फीलिंग है। जो एसएसबी में गया है वो शायद कनेक्ट कर पाए, जिन्होंने नहीं दिया वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। सो व्हाट यू फील कि आर्म फोर्सेस को एज ए करियर ऑप्शन देखना चाहिए? फर्स्ट देखना चाहिए तो कौन से ट्रेड और किस स्टेज पे देखना चाहिए, आफ्टर ग्रेजुएशन, बिफोर ग्रेजुएशन, और किस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए पेरेंट को भी और बच्चे को भी? यस सर। सो आई पर्सनली बिलीव कि आर्म फोर्सेस इज़ नॉट अ करियर ऑप्शन, इट्स जस्ट अ लाइफ स्टाइल, है ना। तो मतलब जो इंसान अंदर जाता है वही उस चीज़ को फील कर पाता है। कि बाकी आप देखोगे प्रोफेशंस होते हैं, बट अगर आर्म फोर्सेस में जाओगे तो आपको एक प्रॉपर लाइफ मिलेगी जो इंसान ड्रीम करता है बेसिकली जीने के लिए। तो अगर किसी को वो लाइफ जीनी है, मतलब दैट लाइफ इफ़ समवन वांट्स टू लिव, तो उसको डेफिनेटली आर्म फोर्सेस में जाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज़बरदस्ती आप बस एक नौकरी के लिए जा रहे हैं, क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब आपको रियलिटी हिट करेगी एकेडमीज जाके या फिर फौज में, या फिर जब असली में जब आप सर्विस में होंगे, तो फिर आप उस चीज़ को सर्वाइव नहीं कर पाओगे, या फिर मे बी आप अपना इंटरेस्ट लूज़ कर दो बाद में। अगर आप उस चीज़ में लाइक अच्छे से इंटरेस्टेड हैं और आपका सपना है वो चीज़ करना, कि मतलब आपको चाहिए ये वो चीज़, देन यू शुड परस्यू दैट करियर। और ज़्यादातर हम डिफेंस एंड स्पिरिट देखते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होते हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि उन्होंने वो लाइफ स्टाइल चाहिए होती है उनको, कि वो वर्दी हो, यूनिफॉर्म, और मतलब बेसिकली वो लाइफ स्टाइल उनको जीनी होती है। और वही लोग सर्वाइव कर पाते हैं मुझे लगता है आगे जाके आर्म फोर्सेज में, जिनको रियलिटी पता होती है आर्म फोर्सेज की, क्योंकि बहुत सारी हार्डशिप्स हैं जो आपको आगे जाके फेस करनी पड़ेंगी आपको। बाकी जॉब्स जैसे ये नहीं है कि सिविल में आप अपनी फैमिलीज़ के साथ रह पाए, देयर वुड बी टाइम जब अपनी फैमिली से दूर रह रहे हो। मैंने एकेडमी में ये चीज़ फील कर ली, क्योंकि मैं साल में सिर्फ 28 + 28 56 डेज़ अपने घर पे रह पाता था, बाकी रेस्ट ऑफ द टाइम आई वॉज इन एकेडमी। तो आई यूज़ टू फील होम सिक। मेरे को स्टार्टिंग में बहुत घर की याद आती थी, और ऐसे घर से जब वापस जाता तो मन ही नहीं करता था कि मैं वापस टर्म ब्रेक से घर चला जाऊँ, वह एकेडमी चला जाऊँ। तो ये चीज़ बिल्कुल मन नहीं करता। तो उन सब चीज़ों के लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। फिज़िकली बहुत ज़्यादा आपको रिग्रेस ट्रेनिंग होगी, तो फिज़िकली मेंटली सबसे ज़्यादा आपको रेडी रहना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। और आगे मे बी देर वुड बी मल्टीपल हार्डशिप्स इन सर्विस ऑल्सो। वो चीज़ मैंने फेस नहीं की, बट मैंने अपने सीनियर ऑफिसर्स थे वहाँ पे, जो मेरे इंस्ट्रक्टर्स थे, ऑफिसर इंस्ट्रक्टर्स थे, उन सब से मैंने बातें सुनी और उनकी लाइफस्टाइल के बारे में जाना है। तो मुझे ये पता चला है कि लाइक फौज और आर्म फोर्सेज जो हैं, इट्स अ टोटली डिफरेंट वर्ल्ड। और जिनको मतलब चाहिए ना, उन्हीं को जाना चाहिए, ज़बरदस्ती हम उस चीज़ को नहीं करना चाहिए। देहरादून एसएसबी था हमारा, तो वहाँ पे जब आपको ले जाते हैं एक दिन घुमाने के लिए तो आईएमए में लेके जाते हैं। तो जब जैसे ही वहाँ पे चेकवुड बिल्डिंग के पास में हमारी बस खड़ी हुई, सो आई वाज सिटिंग मे बी इन लास्ट और सेकंड लास्ट रो। तो दिमाग में चल रहा है कि यार जब उतरेंगे यहाँ से आई विल, वो जैसे होता है ना कि ज़मीन को आप चूमेंगे या फिर माथे को हाथ लगाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल जगह है, राइट। मेरे दिमाग में चल रहा है, एंड व्हाट आई सी कि जो फर्स्ट रो से फर्स्ट कैंडिडेट उतरा उसने भी किया, सेकंड ने भी किया, थर्ड ने, सब यही चीज़ कर रहे हैं। तो वो सबके लिए वो मंदिर के बराबर जगह है, बाहर वाला ये फीलिंग नहीं समझ सकता। यस सर। दूसरा, बच्चे वहाँ पे ये बात कह रहे हैं यार यहाँ पे रख लो, तुम बिना तनख्वाह के रख लो, ठीक है हम लायक नहीं है, तुम बिना तनख्वाह के रख लो, वी विल डू दिस जॉब, है ना। मतलब आपस में ये गॉसिप्स हैं हमारे बच्चों की। तो जिसके अंदर से वो है वो मैं सिंपल सा कहता हूँ, फौजी बनाया नहीं जा सकता, ट्रेन करा जा सकता है। तो जो फौजी पहले से है वो अपने आप जाएगा, उसको चाहे वहाँ पे कुछ मिलता है चाहे नहीं मिलता है, वो मैटर ही नहीं है, उसको वहाँ पे जाना है, वो जाएगा। और वो जो आपने अगेन कहा कि वो दैट्स अ वे ऑफ लाइफ, तो उसको आप ना वर्ड्स में बयां कर सकते हो ना किसी को समझा सकते हो, आपके इंटरनली आता है। मे बी हो सकता है पिछले जन्म का कनेक्शन है कि आप सोल्जर थे या जो भी है।
वेपन कौन कौन से आपने ट्रेनिंग में चलाए और क्या फीलिंग थी फर्स्ट टाइम जब फायर इट किया? वाज रियली अमेजिंग। मैंने ऑलमोस्ट सारे वेपन्स चलाए हैं जो एक इंसान बाहर मूवीज़ में देखता है और वो करता है, वो मैंने सारी फीलिंग ली है। मतलब मैंने देखा जाए तो 3 साल की ट्रेनिंग जो है मेरी, उसमें मैंने क्या नहीं सीखा सर। अगर मैं सिविल में रहता ना, बेसिकली एक इंसान काफ़ी अच्छा करके भी वो चीज़ें अचीव नहीं कर पाता लाइफ में। अगर बेसिक्स से मैं स्टार्ट करूँ, जैसे मैंने हर एक स्पोर्ट्स खेला है, लेट इट बी वेरी इंडिविजुअल स्पोर्ट्स ले लो। मैंने कभी सुना नहीं था स्कॉश क्या होता है, मैंने स्कॉश खेला, मैंने टेनिस खेला, उसके बाद मैंने स्विमिंग सीखी, मैंने हॉर्स राइडिंग की, मैंने रोइंग की है, मैंने सेलिंग की है, मैंने गोल्फ खेला है, और फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ये सब चीज़ें तो नॉर्मल है, मतलब सबको खेलना ही पड़ता है। ऐसी ऐसी चीज़ें, मतलब बहुत एक्सपोजर मिला है मेरे को वहाँ पे। मैंने वहाँ पे क्विजिंग की है, मैंने डिबेट की है, अलग अलग एकेडमीज़ के जो लोग आते हैं, सिविल में जो लोग होते हैं उनके साथ पार्टिसिपेट किया है। तो मतलब बेसिकली हर एस्पेक्ट में मैंने सीखा है। और वेपन तो एक अलग लाइफ है जो मतलब कोई कर ही नहीं सकता। ये चीज़ें तो फिर भी कोई लाइफ में अगर टाइम निकाल के और अफोर्ड करके इन चीज़ों को कर सकता है, बट वेपन इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ही उस फील्ड में घुसना पड़ेगा, या फिर बहुत ज़्यादा ही पैशनेट होगे तो ही उस चीज़ में जाओगे। तो स्टार्टिंग विद सबसे पहली चीज़ जो हमें सिखाई जाती है वो होती है इंसास राइफल। इंसास जो बेसिक होती है 5.6 mm होती है, वो सिखाई जाती है। उसके बारे में पहले तो आपको असली हथियार नहीं दिया जाता है हाथ में, पहले उसके बिल्कुल कैपेबल बनाया जाता है कि उस चीज़ को आप पकड़ने के और फायर करने के कैपेबल बनो। तो पहले जब मैंने मतलब डेमो मॉडल्स जो होते हैं उनसे सिखाया जाता है, फिर सिम्युलेटर पे लेके जाते हैं आपको, उस पर फायरिंग करते हो। फिर आता है रियल लाइफ में जब 2-3 महीने बाद आप असली फायरिंग करते हो। और एट दैट टाइम जब मैंने पहली बार फायर किया था, इट वॉज रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस। इंसास थी वो मैंने फायर की थी। देर आफ्टर आई फायर्ड कार्बाइन 9 mm, जो पुरानी मूवीज़ में जो गन होती थी वो वाली फायर की है मैंने। AK-47 फायर की है मैंने, LMG फायर की है, आई फायर्ड MMG। इवन हमारी जब एक एक्सरसाइज चल रही थी OTA में, देर इज़ एक्सरसाइज कोल्ड एक्सरसाइज अग्निवर्षा। अग्निवर्षा में आपको सारे वेपन्स फायर करना सिखाते हैं, टोटल जीरो से लेके बिल्कुल एडवांस। तो एट दैट टाइम वहाँ पे एक RT की रेजिमेंट पोस्टेड थी, एंड वो एक्सरसाइज पे आए हुए थे, तो RT गन फायर कर रहे थे। तो हमारे जो कमांडिंग ऑफिसर थे वहाँ पे, वो हमें लेके गए, बोले उनके उनके जो कमांडिंग ऑफिसर थे उनसे बात की तो कि लेट आर कैडेट्स ऑल्सो फायर दी RT गन। तो मैंने लकीली RT गन भी फायर की है सर, एंड इट कौन वॉज, सी? सर आई एम नॉट अवेयर, 108 mm सम वाज देयर, ठीक, उसका कुछ नाम नहीं मीडियम था। रेंज। हाँ, मीडियम रेंज गन थी, ठीक है। एंड इट वाज टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। मैं शायद कभी वो कर भी नहीं पाता वो, पर वो लकीली मैंने कर लिया। my लाइक father was in the RT. He यस was सर, there in the Kargil also. यस He सर, got injured in the Kargil as well. So we know, और हम उस टाइम पे फिरोजपुर में ही थे। यस सर, तो क्लियर इंस्ट्रक्शंस वाज गिवन टू द फैमिली एज वेल। हमारे घर के सामने ट्रेंचेस थे, और कि जब भी फायरिंग हो और अनाउंसमेंट हो, तो स्ट्रेट अंदर फॉरवर्डली गो इन द ट्रेंचेस। यस सर, तो बफोर्स गन, यस सर, रशियन गन्स मैंने बहुत करीब से देखे मेरे यस फादर्स सर, को। हमने वो संडे को हमारी ये एक्टिविटी या स्पोर्ट्स भी कह लो, यही होता था कि पापा के साथ जाते थे, और वहाँ गन के पास कुछ ऑब्वियसली जो यस सर, मेजर इंस्ट्रूमेंट हैं वो तो नहीं पापा देते थे, बट उसकी साफ़ सफाई करना हमने की हुई है। उस टाइम पे कराज होती थी, यस सर। अभी हमने वो हो गई, तो वो ट्रक होते थे, तो वो बड़े वो अच्छे लगते थे। तो वो देखे हुए, तो RT के साथ और वो गन्स के साथ तो एक अलग हुआ। सेम सर, माय फादर वाज आल्सो इन आर्मर्ड। और सेम जो आपकी सिचुएशन है मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। मैं वी वर पोस्टेड इन सांबा JNK में, तो वहाँ पे सेम मिलिट्री एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो एक बार लाइक ड्रिल्स होती थी वहाँ पे कि टेररिस्ट अटैक हो जाए तो आपको कैसे रिएक्ट करना, तो फैमिलीज़ को भी वो चीज़ सिखाई जाती थी। तो बेसिकली एज अ फौजी किड आई वाज अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स, थोड़ा बहुत आइडिया था कि ऐसा कुछ होता है। तो एक बार रियल लाइफ में माई फादर की यूनिट वहाँ पे पोस्टेड थी, 81 आर्मर्ड रेजिमेंट, एंड उस पर अटैक होता है, एंड हमें ड्रिल सिखाई गई थी। तो लाइक अराउंड 8 to 9 आवर्स का ऑपरेशन चला था, 2 मिलिटेंट्स थे, उन्होंने अटैक किया था, एंड यूनिट पे अंदर घुस गए थे। तो उसके हम बेड के नीचे लेटे हुए थे। लाइक हमें सिखाया जाता है कि कहीं विंडो के पास में नहीं, वुडन डोर्स के पास में आपको नहीं रहना। तो ये सेम चीज़ मैंने रिलेट किया आपसे। और सर लाइक अदर वेपन्स की बात की जाए तो मैंने RT गन आपको मेंशन की थी। उसके बाद मैंने सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस जो था, मैंने RL रॉकेट लॉन्चर जो होता है वो फायर किया। उसमें बहुत मज़े क्या आते हैं सर, क्या फीलिंग! और उसका सर जो साउंड होता है, और हमारे मतलब ऑफिसर्स ऐसे थे कि मतलब इंसान को बिल्कुल ऐसे नहीं कि तुम्हें मतलब उनका ऐसे स्लैंग रहता था कि वो बिल्कुल गाली देके तो बात हाँ, करते ही वो हैं। वो तो वैसे फौजी भी बोलते थे है। कि यार ब्लडी सिसी, और तुम बिल्कुल लड़कियों की तरह बिहेव करना है तुम्हें। लाइक ईयर प्लग्स पहनाते हैं जो वेपन इंस्ट्रक्टर होते हैं, वो बोलेंगे कि ईयर प्लग्स पहन लो, पर जो ऑफिसर रहेगा कि नहीं ये ईयर प्लग्स नहीं पहनेंगे, इनको सिर्फ नॉर्मल ऐसे ही फायर कराओ, फटने दुकान के पर्दे फट रहे हैं। तो ऐसा सीन होता था सर। तो मतलब RT गन वो RL फायर किया है रॉकेट लॉन्चर, फिर हमने MMG फायर किया है, और एक अपना ये होता है AGL होता है ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर, वो फायर किया है। उसके बाद में ग्रेनेड थ्रो किया है, मोटर फायर किया है, मोटर में अलग अलग टाइप के राउंड्स होते हैं, वो सारे फायर किए हैं। तो बेसिकली सर एक्सपोजर तो पूरा है, मैंने ऑलमोस्ट सारी फौज काफ़ी। देख ही लिया है। यू कैन से कि आई एम हाफ फौजी
ठीक हाँ है। नहीं, फौजी तो वो एटीट्यूड से होता है, बट आई फील इज़ कि जो फौजी इन्वायरमेंट में एक दिन भी रह लिया, एज अ बच्चे भी रह लिया, लाइक अब अगर पेरेंट उसमें है तो अंदर से फौजी बन जाता है, राइट? सो ग्रेट, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। ठीक है, और एक सिंपल सा, जैसे आपका एक ऑयल क्यूब मेरे को बहुत अच्छे से दिखा जब मैं आपकी वीडियोस देख रहा था, तो वहाँ पे आपने कहा कि इनिशियली मैं लोगों को फेस नहीं कर रहा था व्हेन आई केम आउट, बट फिर मैंने रियलाइज़ किया एंड आई डिसाइडेड कि अब मैं सोशल मीडिया पे जाकर सबको अपनी कहानी बताऊंगा, राइट? सो दिस इज़ अ फीलिंग और दिस इज़ अ एटीट्यूड कि यू टेक बुल बाय इट्स हॉर्न, है ना? और वो होनी चाहिए। व्हेन एनीथिंग looks or seems difficult in a life, we should face that, and Yes, that is the only way we can overcome the uh, fear in ourselves, right? So thank you, Yogesh, for coming this podcast, and I'm also giving you invitation on the Alpha Regiment platform. If you can guide aspirant in any way, you can be on our platform. We are just creating a community जहाँ पे honestly learning हो and nothing as marketing वगैरह कुछ ना हो के rather real learning हो. So you are invited on that as well. thank you, sir, and thank you for this opportunity and giving me this platform to connect with more aspirants and motivate and guide with my journey. Thanks a lot. Thank you, and I'm very optimistic that most of the student will टेक देयर लेसन फ्रॉम योर जर्नी. हमारे एक सर होते थे, वो ऑफनली ये बात कहते थे, बोले कि एवरेज आदमी होता है ना, वो ठोकर खा के संभलता है, Yes, बट आपको वो बनना है जो दूसरे को ठोकर खाता देख के सीख जाओ, राइट? कि आपको ना yes, लगे. तो आपके एक्सपीरियंस से वो सीख जाएंगे कि रिकमेंडेशन कैसे लेना है, और अगर लाइफ में कुछ ऐसा होता है तो उसमें मूव ऑन कैसे करना है, बिकॉज दीज आर थिंग्स जो शायद स्किप नहीं करी जा सकती. इसमें आपका कोई गलती नहीं है, आपके हाथ में कंट्रोल था ही नहीं इन चीज़ों का, राइट? yes, दे sir. वर रिटन बाय गॉड टू बी हैपन, राइट? सो इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू. थैंक यू. Thank you, sir.